ओके यार, आज की टॉपिक्स हमारी ये लिखी जो मैंने बोर्ड पे लिख दी हैं, जिसमें गूगल मैप, आउटपुट टैग और सेंटर और CSS हमने आज स्टार्ट करनी है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आउटपुट देख लेते हैं। ये आपका फॉर्म का ही हिस्सा है, पहले इसी को देख लेते हैं। फॉर्म का टैग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फॉर्म का टैग मैं बंद कर रहा हूँ। ओके, इसमें अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये आउटपुट का टैग, आउटपुट से समझ में आ रहा होगा आउटपुट किस लिए यूज कर रहे हैं हम, रिजल्ट लेने के लिए। ओके, मैं यहाँ पे एक इनपुट टैग लगा रहा हूँ, इनपुट टाइप नंबर, ओके, प्लेस होल्डर, एंटर, क्वांटिटी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद मैं एक बटन लगा रहा हूँ, बटन कैलकुलेट, क्लियर। बटन मैंने यहाँ पे लिख दिया कैलकुलेट। ओके, इसको मैं हम चलाता हूँ, ये मेरे पास बन गया, क्लियर। ओके, इसके आगे अब हम करते हैं, मैं एक ड्रॉप डाउन बना रहा हूँ, सिलेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हम कर लेते हैं लाइक मैंने ये ऑप्शंस लिख दिए हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस है, इनमें से मैं जो सी भी सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे क्वांटिटी देता हूँ, कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा, मुझे यहाँ पे आंसर दिखा रहा है टोटल मेरा बिल कितना बना है। क्लियर यहाँ तक। ओके, अब यहाँ पे अब हम किस तरह करते हैं, ये काम मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दूंगा फॉर्म के अंदर, ऑन इनपुट इज इक्वल टू डबल कोट्स। ठीक है, और मैंने आउटपुट कहाँ दिखानी है, इस बटन के नीचे दिखानी है, तो इस बटन के नीचे मैं कौन सा टैग लगाऊंगा, आउटपुट का। आउटपुट स्टार्ट किया, आउटपुट मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। यहाँ तक किसी का मसला, मैंने सिलेक्ट टैग लगाया, ये पुराना टॉपिक है, मैंने ऑप्शंस रख दिए हैं, एक इनपुट टैग लगाया टाइप नंबर का, और प्लेस होल्डर दे दिया एंटर, क्वांटिटी, और एक बटन लगाया मैंने, जिसमें लिखा मैंने कैलकुलेट। नहीं, ये भी टाइप नहीं देनी, ऑन इनपुट की जब मैं टाइप करूंगा, ऑन इनपुट को कहते हैं, ऑन इनपुट की जब मैं टाइप कर रहा हूँ। क्लियर यहाँ तक। ओके, इसकी अब जो यूजर को नजर आ रहा है ना, यूजर को नजर आ रहा है बेसिकली ये ऑप्शंस, चिप्स, चॉकलेट एंड जूस। ओके, लेकिन बैक अगर मैं चॉकलेट सेलेक्ट कर रहा हूँ और लेकिन बैक एंड पे वैल्यू नहीं जा रही कि इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि ये तो आप शो कर रहे हो, बस ये शो हो रहा है, बैक एंड पे सिलेक्ट पता नहीं चल रहा कि क्या वैल्यू जा रही है इसकी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दूंगा वैल्यू। मैंने बैक एंड पे ये चिप्स नहीं भेजना, मैंने बैक एंड पे इसकी प्राइस भेजनी है। मैं लेट्स सपोज कर देता हूँ 50। ओके, इसमें वैल्यू में दे देता हूँ लाइक 100। ओके, इसमें मैं वैल्यू में दे देता हूँ 30। डन बात यहाँ तक। इनकी वैल्यू अब क्या होगा, मैं जो सी ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा ये वैल्यू जाएगी आपकी। सेलेक्ट में चिप्स करूंगा, जाएगी आपकी 50 वैल्यू। मैं चॉकलेट सेलेक्ट करूंगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 100। मैं जूस सेलेक्ट करूंगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 30। यहां तक कोई मसला किसी को। ओके, इसमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें यूजर खुद से टाइप करता है। इसमें मसला था क्योंकि इसमें आप सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन में ये नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या थी। इसमें यूजर खुद टाइप करता है तो उसकी वैल्यू यहाँ चली जाएगी। इन दोनों का हमने काम कर दिया। ओके, इसकी वैल्यू खुद से चली जाती है, क्यों, क्योंकि यूजर खुद टाइप करता है, इसकी नहीं जाती, तो इसके मैंने वैल्यू मुझे बतानी पड़ी है यहाँ पे। डन। ओके ओके, नेक्स्ट अब हम आगे काम करते हैं। ओके, यहाँ तक इसी कोई मसला। ओके, मैंने आंसर दिखाना है आउटपुट में। ओके, मैंने आंसर दिखाना है आउटपुट में, तो आउटपुट का मैं कुछ नाम रखूंगा, नेम। नेम क्या रख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ ANS, कोई भी नाम रख दे। मैंने इसका नाम क्या रख दिया ANS। ये किसका नाम है, आउटपुट का, जिसके अंदर मैंने आंसर दिखाना है। और किसके आंसर्स को मैंने कैलकुलेट करना है वो मैं बताऊंगा 4 में। वो मैं किसको मैं बताऊंगा 4 में। किस किस को करना है, इन दोनों को मुझे आईडी देनी पड़ेगी। एक इसकी चाहिए आईडी दोगे, इसका मैं यहाँ पे दे देता हूँ कैटेगरी, लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दें। एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगरी, और दूसरा इसको मैं आईडी दे देता हूँ कौन, लिख देता हूँ स्पेस, स्पेस लगाएंगे ताकि दूसरी वैल्यू है कौन। इन दो को हमने कैलकुलेट करना है।
इन दो को हमने कैलकुलेट करना है और ये आउटपुट का नाम है ANS। यहां तक कोई मसला? ओके, अब इसे कैलकुलेट किस तरह करना है? अब आप जरा मुझे बताओ कि अगर मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैंने चॉकलेट 3 चॉकलेट्स में ले रहा हूं, तो उसकी प्राइस कैसे कैलकुलेट होती होगी? आप मार्केट जाते हो, कैसे कैलकुलेट करते हो? किस तरह, क्या मल्टीप्लाई करते हो? ये कौन कह रहा प्लस करते हैं? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। ओके, यूनिट प्राइस आपके पास ये है, क्वांटिटी आपके पास नीचे से आएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्वांटिटी का नाम वो क्या है? क्वान मल्टीप्लाई बाय कैटेगरी। जी, यहां तक बात क्लियर है? और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, और दिखाना किसके अंदर है? ANS इज इक्वल टू, ANS किसका नाम था? आउटपुट का। ANS इज इक्वल टू क्वान मल्टीप्लाई बाय कैटेगरी, और इन दोनों के साथ में लगाऊंगा डॉट वैल्यू, किसकी वैल्यू है, इन सब के साथ डॉट वैल्यू, ANS डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू, इन सब के साथ मैंने लगाया इसकी डॉट वैल्यू है। यहां तक किसी का मसला? डॉट वैल्यू का मतलब होता है कि इसकी मैंने वैल्यू उठानी। देखो यहाँ पे कैटेगरी डॉट वैल्यू का मतलब है मैंने ये उठानी वैल्यू, इसकी वैल्यू का मतलब है मैंने इसकी वैल्यू उठानी है, ठीक है। और ANS इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू होगी जो इनका मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है। यस, विच वन? मैंने यहाँ पे जस्ट वैल्यू लगाई, यहां तक समझ में आ गया था? ANS इज इक्वल टू दिस, मैंने जस्ट डॉट वैल्यू लगाया, मैंने कहा कि ANS किसका नाम है? आउटपुट का। इसकी वैल्यू क्या है? इज इक्वल टू क्वान की वैल्यू, क्वान की वैल्यू कौन सी बनेगी आपकी? जो इनपुट में टाइप करोगे, और मल्टीप्लाई बाय कैटेगरी की वैल्यू, कैटेगरी की वैल्यू कौन सी है? ये 3 वैल्यूज, जो भी वो सिलेक्ट करेगा। क्लियर? अभी जरा चेक करें, मैं यहाँ पे चॉकलेट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 5, मुझे बटन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब यहाँ पे अब आप सोच रहे हो बटन में काम था, मैं बटन अगर रिमूव भी कर देता हूँ खुद ब खुद आउटपुट आ रही है, मैंने तो बटन पे क्लिक ही नहीं किया। मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ और आउटपुट को मैं नेक्स्ट लाइन में भेज देता हूँ। मैं यहाँ पे BR लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में चला जाए। BR मैं यहाँ पे देखो ये जूस और ये 5 क्वांटिटी दी है, तो कितने हो गए? सॉरी, क्या चीज समझ में नहीं आई? मैं यहाँ पे देखो ये जूस सेलेक्ट करता हूँ, क्वांटिटी देता हूँ 1, क्वांटिटी दे दी मैंने 8, बटन पर मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुद ब खुद एक आउटपुट आ रही है। ये किसके थ्रू आ रहा है? आउटपुट। या इसको मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ, ये आउटपुट है मेरे पास। ओके, मैंने बस क्या किया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने एक लगाया सिलेक्ट का टैग जिसमें यूजर सेलेक्ट करे कि उसने कौन सी प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है। एक मैंने लगाया इनपुट का टैग ताकि यूजर बता सके उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। एक लगाया मैंने आउटपुट का टैग जिसमें मुझे कैलकुलेशन होके नजर आए कि मेरा बिल कितना बना है। क्लियर? अब ऑप्शन के अंदर जो आपकी चिप्स, चॉकलेट और ये जूस जो लिखा हुआ है, ये आपका एक मैसेज है। अब आप जो सा भी सिलेक्ट करोगे यूजर को पता नहीं चलना कि उसने क्या वैल्यू सिलेक्ट किया है। तो इनके अंदर मैंने वैल्यू दे दी, इनकी प्राइस लिख दी वैल्यू में, और वैल्यू आपने जो भी करनी है ये आपने न्यूमेरिक देनी है। इसमें अभी नहीं लेना PKR या RS, तो उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकेगा। अल्फाबेट मल्टीप्लाई नहीं होते, नंबर मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ नंबर, सिंपल नंबर। तो मैंने क्या दिया यहाँ पे नंबर, पॉजिटिव या नेगेटिव दे दो आप। डन। यहाँ तक बात। इसके अंदर हमने कुछ नहीं देना था क्योंकि इसमें वैल्यू खुद ब खुद होती है। मैंने टाइप नंबर दिया है, प्लेस होल्डर एक हिंट दी है, और कुछ भी नहीं किया। आउटपुट के अंदर मैंने इसका नाम रखा है, इसका नाम मैंने क्या रखा है? ANS, या कुछ भी आप नाम रख दो। और 4 में मैंने बताया कि किन 2 चीजों का मैंने इसमें आउटपुट दिखाना है, किन 2 चीजों का, इसका और, तो इन दोनों को मैंने रख दी IDs। इसको ID दी मैंने कैटेगरी की, इसको ID दी मैंने पान की। यहाँ पे मैंने 4 में बता दिया कि इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना। अच्छा, ये अब आपको सीक्वेंस मैटर करता है? ये सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप इसको आगे पीछे कर दो, कोई मसला नहीं। बस ये आप बता रहे हो कि इन 2 का को हमने कैलकुलेट करके इस आउटपुट में आंसर दिखाना है। और कैलकुलेट का फार्मूला कहाँ पे है? वो आपने बताया फॉर्म में ऑन इनपुट लगा के। ऑन इनपुट में हमने लगाया ANS इज इक्वल टू, ANS का जवाब क्या है? क्वान
मल्टीप्लाई बाय कैटेगरी, ये कैटेगरी मल्टीप्लाई बाय कौन है कि जवाब आएगा। ओके, और साथ में हमने लिख दिया डॉट वैल्यू कि इसकी ये वैल्यू है, डॉट वैल्यू। एनएस की वैल्यू क्या है? डॉट वैल्यू का मतलब होता है ये उस इनपुट फील्ड में जाके पुट करेगा वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू पिक करेगा, मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू पिक करेगा। क्लियर यहां तक? कोई मसला? ओके ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन। अच्छा सॉरी, कुछ कह रहे हैं? क्या स्लो में पढ़ाऊं? स्पीड ज्यादा है यार जब। ओके ओके, नेक्स्ट सेंटर का टैग है हमारा। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटर का टैग है। सेंटर का टैग हमारे पास क्या होता है? सेंटर का टैग हमारा होता है जिसमें हमने अलाइन किसमें करना है? सेंटर में अलाइन करना है। ओके, मैं यहाँ पे एक इमेज लगाता हूँ, या छोड़े इमेज छोड़े, मैं हेडिंग 1 लगा रहा हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 1। इसके नीचे मैं एक इमेज लगा रहा हूँ, IMG सोर्स। एक इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ये इमेज मैंने सिलेक्ट कर ली। क्लियर? ये दो चीजें मैंने लगाई हैं और दो चीजें आपको कहाँ पे नजर आ रही हैं? ये चीज इमेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, विड्थ 30, ये आपकी दोनों चीज छोटी हो गई। क्लियर बात यहाँ तक? मैंने हेडिंग 1 को सेंटर में लेके आना है। क्या करते हो आप हेडिंग 1 को? अलाइन सेंटर, ये आपका सेंटर में आ गया। इस इमेज को सेंटर में करना है, कैसे करोगे? नहीं है अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी, क्या करेंगे? ओके, तो इसके लिए बेटर वे ये है कि आपने जो दोनों काम इसको किया है, मैं एक सेंटर का टैग लगाता हूं, इसको सेंटर के टैग के मिड में कर देता हूं। इसको मैंने किस में कर दिया? सेंटर के टैग में कर दिया। सेंटर स्टार्ट हो रहा है, सेंटर यहाँ पे बंद हो रहा है और सेंटर के बीच में कर दिया है, तो ये वही आउटपुट देगा जो आपका लाइन सेंटर कर रहा है। क्लियर? इस इमेज को सेंटर में करना है, इस इमेज को मैं सेंटर का टैग लगा रहा हूँ, सेंटर टैग क्लोज किया और इसको मैंने ऊपर ले आता हूँ सेंटर के टैग में। सेंटर के टैग में ले आया हूँ, इमेज मेरी कहाँ पे आ गई? सेंटर में आ गई। यह अब आपको पता है कंसेक्टिवली हमारा कोड चल रहा है, बिल्कुल कंसेक्टिवली। तो आपने जो दो सेंटर लगाए हैं, जब हमें पता है कंसेक्टिवली चल रहा है, बीच में कुछ भी नहीं है, तो दोनों को एक में कर दो। तो ये दोनों चीजें मेरी किस में आ गई? अगर इनके बीच में कुछ होता जो आपने राइट या लेफ्ट में करना होता, फिर आप दो सेंटर के टैग लगाते। लेकिन जब मुझे पता दोनों कंसेक्टिवली मैंने लाना चाह रहा हूँ, फिर मैं क्या करूंगा? इनको एक ही सेंटर में रख देता हूँ। क्लियर? ओके, आप दो एंड में बातें कर रहे हो। यहाँ तक क्लियर है बात है? आप तो सेंटर का टैग समझ में आ गया। लेफ्ट राइट का कोई टैग नहीं है, जस्ट सेंटर का टैग है, लेफ्ट राइट का नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, हमने गूगल मैप लगाना है। क्या लगाना है? गूगल मैप। कोई इतना मुश्किल कोई चीज नहीं है। आपने क्या करना है? maps.google.com वेबसाइट ओपन करनी है, maps.google.com। ओके, ये वेबसाइट ओपन होगी, सबको इसको सबको पता होगा। ओके, आपने यहाँ पे लोकेशन देनी है कि किसको आपने मार्कअप करना है, लोकेशन आपने देनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लोकेशन दे देता हूँ। कहाँ की लोकेशन दे? क्वार्टर्स की दे देते हैं। फोर्ट्रेस की लोकेशन दे देते हैं, लाइक फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल। मैंने इसकी लोकेशन दिखानी है, मैंने इस पर क्लिक किया है, ये लोकेशन आ गई है, ये पॉइंट कर रहा है। अब इसको मैं अपनी वेबसाइट पे कैसे दिखाऊंगा? आपने यहाँ पे शेयर आपको आ रहा है, शेयर पे क्लिक करना, ये लिखा हुआ है एम्बेडेड। जहाँ पे भी एम्बेडेड का वर्ड लिखा हो ना, एम्बेडेड का मतलब होता है ये आपने अपनी वेब में इंक्लूड करना है। एम्बेडेड का मतलब ये होता है
यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्बेडेड मैप, इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको कोड दे दिया इसने आपको सारा। आपने जिसको कॉपी करना है, कॉपी HTML, और यहाँ पे आके जहाँ पे आपने जिस जगह पे आपने मैप को लगाना है वहाँ पे आगे पुट कर दें। मैंने सबसे नीचे दिखाना है, फॉर्म के नीचे, मैंने फॉर्म के बाद, अगर आपने ऊपर दिखाना है ऊपर लगा देंगे। जहाँ पे आपने पुट करना है कोड, मैं पुट कर रहा हूँ फॉर्म के नीचे, मैंने सारा कोड पेस्ट कर दिया। ये सारी इसने उसकी जियो लोकेशन लगाई हुई है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के मुताबिक। ओके, मैंने बस ये किया, हाँ इसका आई फ्रेम है, उसने खुद ब खुद आपको कोड दिया हुआ है। और अब मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया है, ये जूम की वजह से खराब हो रहा है, ये देखें यहाँ पे आपके सैटेलाइट भी ओपन हो जाएगा। क्या कौन कह रहा है दोबारा? जस्ट मैंने इतना किया है, वेबसाइट ओपन की है maps.google.com, जिसकी लोकेशन दिखानी है मैं लिख देता हूँ एम्पोरियम, ये मार्क होगी लोकेशन, ये एम्पोरियम। यहाँ पे शेयर आ रहा होगा, शेयर पे क्लिक करूंगा, एम्बेडेड मैप, ये कोड दे रहा है आपको, कॉपी, मैंने एक और मैप लगाना है, एक मैप मैं लगाता हूँ स्टार्ट में, ये मैंने कोड यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है, और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये मेरा एक स्टार्ट में भी मैप लग गया, कॉपी नहीं हुआ है, दोनों सेम दिखा रहे हैं। दूसरे पेज पे लगा देगा, मेरे ख्याल से सेम पेज पे आपको अलाउ नहीं कर रहा है। यहाँ तक कोई मसला? ओके, अच्छा अब आप लोगों ने इसकी विड्थ पूरी करनी होगी तो क्या करोगे, फिर आपको थोड़ी CSS यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो विड्थ हम देते हैं, ये इसने विड्थ लगाई हुई, ये इसने दी हुई पिक्सल में, किसमें दी हुई इसने, पिक्सल्स में। पिक्सल्स आपकी स्क्रीन साइज पर डिपेंड करता है। आप हो सकता है 600 आप मोबाइल फोन पे ओपन करो, ओके होगा, फुल विड्थ होगी। लैपटॉप पे ओपन करो, लैपटॉप का स्क्रीन साइज क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो उसमें 600 कम है। मैं LED पे ओपन करूंगा तो उसमें और बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ओके, अब आप इसको लेट्स सपोज यहाँ पे खुद से कर देते हो 1200, इसकी विड्थ क्या कर दी मैंने, 1200 कर दिया। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, 1200 आपकी हो गई है, ठीक है, नीचे वाला आपका एक्चुअल में आ रहा है, मोबाइल फोन में अभी बहुत बड़ी हो जाएगी। ओके, तो इसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे विड्थ नहीं देता, मैं यहाँ से इसकी विड्थ खत्म कर देता हूँ कोड में से, यहाँ से इसकी मैंने विड्थ क्या कर दी, रिमूव। मैं CSS यूज करूंगा, आपने बस क्या करना है, ये मेरा आई फ्रेम का टैग बंद हो रहा है, इसके अंदर रह के मैं यहाँ पे दूंगा, अच्छा स्टाइल आपका लगा हुआ है, स्टाइल का मतलब होता है CSS, इसके डबल कोट्स के अंदर रह के, ये डबल कोट्स उसके हैं स्टाइल के। ओके, इसके अंदर हमने रह के सेमीकोलन के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ विड्थ 100%, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 100% का मतलब है कोई मैं साइज नहीं दे रहा हूँ, जितनी डिवाइस की विड्थ है उसके मुताबिक इसकी विड्थ होगी 100%। ये अगर आप 100 लिखते हो वो पिक्सल होता है, परसेंट का मतलब होता है वो डिपेंड करता है आपके स्क्रीन के ऊपर। अब मेरी अगर मोबाइल की विड्थ कम होगी, ये मैप भी खुद ब खुद छोटा हो जाएगा, क्योंकि मैंने 100% बोला, ये डिपेंडेंट होता है आपकी स्क्रीन साइज के ऊपर। डन यहाँ तक? स्टाइल के अंदर बस मैंने लिखा है, ये स्टाइल के डबल कोट्स के अंदर देखें, बस वही लिखा है, उसने एक बॉर्डर लगाया हुआ, दूसरा मैंने सेमीकोलन के बाद लगा दिया यहाँ पे विड्थ। ये CSS है, ये CSS मैंने अभी आपको पढ़ानी है। ओके,
अच्छा, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है CSS। CSS स्टैंड फॉर व्हाट? CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, ये आपको स्टाइल शीट से समझ में आ रहा होगा, ये हम यूज करते हैं, दिस इज यूज फॉर स्टाइलिंग। ओके, स्टाइलिंग कह दो, फॉर्मेटिंग कह दो, या आप इसको मेकअप कह दो कि आपने कोई भी इसको डिजाइनिंग वगैरह करना है। क्लियर बात यहाँ तक? ओके, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। CSS का पर्पस क्या है? आपने HTML भी किया था, आपको HTMल समझ आ रहा था, आपको स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा था। ये CSS क्या करता है? उस स्ट्रक्चर के ऊपर मेकअप फॉर्मेटिंग वगैरह करेगा स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर आपका HTML ना हुआ तो CSS आपका किसी भी यूज का नहीं है। आपने कोड किया हुआ होगा लेकिन वो चल नहीं रहा होगा। डन? ओके, अच्छा, अब इसके आगे अब हम देख लेते हैं CSS आपकी जो इंप्लीमेंट हो सकती है 3 ways टू इंप्लीमेंट CSS। 3 ways हैं जिसके थ्रू आप CSS को इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर बात यहाँ तक? आप तीनों में वे में से कोई सा भी वे यूज करोगे, आउटपुट आपको सेम मिलेगी, लेकिन तीनों का करने का कोड और स्टाइल वो डिफरेंट है। और तीन की जब आउटपुट सेम आएगी तो आप कहोगे सर इन तीन को बनाने का मकसद क्या है? इनके बनाने का मकसद है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आउटपुट आपको सेम मिलेगी। कब कौन सी वे आपने यूज करना है वो आपके सिनेरियो पे डिपेंड करेगा, और वो क्या है वो मैं अभी डिस्क्राइब कर देता हूँ। क्लियर? फर्स्ट वे आपका है इनलाइन CSS, दूसरा है आपके पास इंटरनल CSS, तीसरा आपके पास है एक्सटर्नल CSS। इंटरनल कह दो या दूसरा वर्ड इसको हम बोल देते हैं एम्बेडेड CSS। अगर आपसे कोई पूछता है एम्बेडेड CSS का मतलब यही है, इंटरनल CSS। क्लियर? यहां तो की मसला? ओके, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। ओके, पहले हम देख लेते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग 1 लगा रहा हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1। एक मैं लगा रहा हूँ P का पैराग्राफ, यहाँ पे लिख देता हूँ ओके, मैंने ये लिख दिया है, इसको मैंने सेव किया है और मैं ब्राउजर पे रन करता हूँ। ये हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। क्लियर? ये हमारे पास आउटपुट आ रही है दिस वन। मैंने इसका कलर चेंज करना है। ओके, ये जो मैं CSS बता रहा हूँ ये ओवरऑल हम किसी का भी बता सकते हैं, ठीक है? ये हम कहाँ पे लगाएंगे? कहीं भी लगा सकते हैं। अभी जो मैं कलर की बात कर रहा हूँ ये मैं बात कर रहा हूँ, और मैं अभी जितनी प्रॉपर्टीज आपको करवाऊंगा वो सारी मैं आपको कराऊंगा टेक्सचुअल की, मतलब टेक्स्ट के लिए। क्लियर? कलर चेंज करना मतलब टेक्स्ट के कलर की बात कर रहा हूँ, साइज इंक्रीज करना मतलब टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। अभी मैं जितना काम करवाऊंगा किसका करवा रहा हूँ? टेक्स्ट का। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज आप कहीं भी लगा सकते हो, वहां जहां पे आपका टेक्स्ट होगा, जिस टैग के अंदर आपका टेक्स्ट होगा वहां पे आप ये प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। बटन के अंदर आपका टेक्स्ट है, P के अंदर है, हेडिंग के 6 लेवल्स के अंदर आपका टेक्स्ट है, जहां जहां टेक्स्ट है हम ये प्रॉपर्टीज वहां पे लगा सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब लेट्स सपोज मैंने लगानी इसके ऊपर, इस हेडिंग 1 के ऊपर मैंने इसका कलर करना है रेड या ग्रीन ब्लू, कुछ भी हमने करना है। हम किस तरह करेंगे? अभी जो आपको मैं वे बता रहा हूं, अभी मैं आपको बता रहा हूं इनलाइन तरीका। कौन सा? इनलाइन। इनलाइन में हम क्या करते हैं? इनलाइन में हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। मैंने आगे ए लिखा है, इसका मतलब है स्टाइल का आपने एट्रीब्यूट यूज करना है। जहां पे आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज किया होता है उसका मतलब होता है आपने कौन सा वे यूज किया है? इनलाइन। और एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि आपने टैग की ओपन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर? एट्रीब्यूट्स को कहते हैं ना, लाइक हमने अलाइन, वो कहां पे होता है? टैग नेम के साथ, मतलब ओपन ब्रैकेट्स में। डन? अब मैं यहां पे दूंगा, लाइक मैंने लिख दिया लाइन सेंटर, अलाइन करना था मैंने, लेट्स सपोज सेंटर में आ गया। अब मैं कहता हूं उसको मैंने रेड कलर करना है, तो एट्रीब्यूट देंगे, क्या लिखा मैंने? स्टाइल, वही लिखा है, लाइक ये अलाइन की जगह में लिख दिया स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स। यहां तक किसी कोई मसला? ठीक है? आप इसमें लिखते थे वैल्यू, सेंटर, लेफ्ट, जस्टिफाई। अब स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स
जहां से स्टार्ट हो रही हैं और स्टाइल की जहां पे डबल कोट्स बंद हो रही हैं, इन डबल कोट्स के अंदर तक हम CSS कर सकते हैं। इसके बाहर अगेन आप कौन सा यूज करोगे, हमारे सारे HTML एट्रीब्यूट्स यूज होंगे, लेकिन इसके अंदर क्या यूज होंगे, CSS। इससे पहले भी हमारे HTML एट्रीब्यूट्स, जस्ट इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं CSS, जो इसकी डबल कोट्स हैं। क्लियर बात यहां तक? ओके ओके। अच्छा, इसके अंदर मैंने करना है, चेंज करना है कलर, तो सिंपल सा आप लिखोगे कलर, ये आपको सारी दिखा रहा है CSS की, देखो लिखा रहा है CSS कलर, ये होगी प्रॉपर्टी कॉलन, ये होगी इसकी वैल्यू सेमी कॉलन। इसका जो सिंटेक्स है ये आपको मैं बता देता हूँ, स्लाइड कर देता हूँ। जिस एट्रीब्यूट को लगाना है, अब ये एट्रीब्यूट किसको लगाएगा, जिसके अंदर मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया है। सिंपल वर्ड्स में आपने अलाइन किसको लगाया था, हेडिंग 1 को, तो अलाइन कौन होगा, हेडिंग 1, P तो नहीं होगा। तो स्टाइल का एट्रीब्यूट मैंने किसको लगाया है, हेडिंग 1 को। तो ये जो कलर की प्रॉपर्टी जो मैं लगा रहा हूँ किसको लग रही है, बस। अगर आपने P को भी करना होगा तो P में भी आप एक एट्रीब्यूट देंगे स्टाइल का और कलर बताएंगे, जहां तो कोई मसला। ओके। अच्छा, इसका फॉर्मेट क्या है, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स, इसके अंदर हम बताएंगे जो हमें वैल्यूज लगानी है, मतलब CSS जो भी करना है। अच्छा, इसका पैटर्न क्या है, आपने इसी के अंदर पूरी CSS करनी है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगानी, कलर लगाना है, फॉन्ट साइज बड़ा करना है, या क्या चीज करनी है, सारी प्रॉपर्टीज हम किसके अंदर बताएंगे, इसके अंदर। ठीक है, प्रॉपर्टी, लाइक देखो मैंने प्रॉपर्टी क्या लिखी थी, कलर की। प्रॉपर्टी के बाद लगाते हैं डबल डॉट, मतलब कॉलन। उसके बाद बताएंगे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, फिर हम लगाएंगे सेमी कॉलन, मतलब डॉट। एक और प्रॉपर्टी बतानी होगी, ओके, इसी के आगे सेमी कॉलन के आगे प्रॉपर्टी, वही सेम रिपीट करेंगे, कॉलन डबल डॉट वैल्यू सेमी कॉलन, ये डबल कोट्स बंद, और बतानी है इसी के आगे हम बताएंगे। अब जिस तरह आपको मैंने एक बताया हुआ है, एक टैग के अंदर मैं सेम एट्रीब्यूट बार बार रिपीट नहीं कर सकता। अब इस हेडिंग 1 को मैंने लाइन दे दी है, अब इस सेम हेडिंग 1 को मैं दोबारा अलाइन आगे जाके नहीं लिख सकता। इसको मैं लगा सकता हूँ P को, P के नीचे अगर मैंने हेडिंग 1 दोबारा लिखा होगा उसको लगा सकता हूँ। मैं सेम टैग की बात कर रहा हूँ कि इस टैग के अंदर 2 दफा हम अलाइन नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर मैं 2 दफा स्टाइल भी नहीं लगा सकता। डन। ओके, स्टाइल कलर इज इक्वल टू रेड, कलर कॉलन रेड, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, टर्मिनेटर का मतलब होता है कि यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी एंड हो गई है। ओके, ये देखें, इसको कलर करना है, सिर्फ कलर करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ स्टाइल कलर की प्रॉपर्टी, यहाँ पे दे देते हैं ब्लू कलर, ब्लैक लगा हुआ, ब्लैक लगाने का फायदा नहीं आपको, कोई मसला है यहाँ तक, क्लियर? ओके, हमने इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी बतानी है, इसको छोड़े, चले इसमें बता देते हैं प्रॉपर्टी। इसके अंदर मैंने एक और प्रॉपर्टी बतानी है, तो प्रॉपर्टी का बताने का मतलब ये आपने सेमी कॉलन के बाद लिखनी है। सेमी कॉलन का मतलब होता है यहाँ पे ये मेरी स्टेटमेंट एक खत्म हो गई, मतलब ये स्टेटमेंट मेरी खत्म हो गई, अब दूसरी प्रॉपर्टी मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे क्या बताते हैं, यहाँ पे मैंने करना है बोल्ड। आपने बोल्ड देखा था HTML के थ्रू, हम बोल्ड किसके थ्रू करते हैं, बी और स्ट्रॉन्ग के थ्रू। आपको कोई कहे कि मैंने आपने बोल्ड करना है, आपके इंटरव्यू में आपको कोई कहते हैं आपने बोल्ड करना है, लेकिन आपने HTML यूज नहीं करना, आपने CSS के थ्रू बोल्ड करना है। ठीक है, अब आपको कोई HTML के थ्रू कहे तो आप बी भी यूज कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग भी, ऑप्शन है आपके पास। लेकिन अगर आपको कोई कहे HTML यूज नहीं करनी, आपने क्या यूज करना है, CSS, तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या है, उसके लिए प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट की, फॉन्ट वेट। वेट्स का मतलब हो गया, ये इसको बोल्ड करेगा, 100 थोड़ा कम है, 200 300, ये कुछ वेटेज वगैरह, आप इसमें डायरेक्ट यूज करो बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड। मैंने फॉन्ट वेट वो बोल्ड लगाया, तो ये मेरा क्या हो गया, इसको लगाने का फायदा नहीं है, क्यों, वो पहले की हेडिंग हमारी बाय डिफॉल्ट बोल्ड होती है, उसको आप बोल्ड लगाओगे तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। डन बात, यहां तक हमने इसमें 2 प्रॉपर्टीज देख ली है। कलर, कलर का मतलब क्या है, सिंपल कलर का मतलब क्या है, फॉन्ट कलर। इसमें हम फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर नहीं लिखते, प्रॉपर्टी किस नाम से है, कलर। कलर का मतलब ये होगा, ये कहाँ पे कलर लगेगा, फॉन्ट पे, ये बैकग्राउंड पे नहीं लगता। ठीक है, सिंपल कलर का मतलब ये है। दूसरी हमने कौन सा पढ़ा है, फॉन्ट वेट, ये हम यूज करते हैं बोल्ड करने के लिए। एक है टेक्स्ट डेकोरेशन और एक है फॉन्ट स्टाइल।
देख लेते हैं। कलर देखा हमने किस लिए यूज किया, फॉन्ट कलर देने के लिए। फॉन्ट वेट हमने किस लिए यूज किया, बोल्ड करने के लिए। ओके आगे देख लेते हैं, इसी को मजीद मैंने एक और देना है, मैंने सेमीकोलन के आगे फिर स्पेस दी है। अब मैं लगाना चाह रहा हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन हम यूज करते हैं अंडरलाइन लाने के लिए, नॉट अंडरलाइन, लाइन लाने के लिए, लाइन, ठीक है। उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन। आपको कोई क्या है, आपने HTML में यू और INS यूज नहीं करना, आप CSS के थ्रू करो। आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, टेक्स्ट डेकोरेशन। अब इसमें एक आपको मिल रहा है लाइन थ्रू। अगर आप ये लाइन थ्रू लिखते हो, ये वैल्यूज आपको उसमें नहीं मिलेंगी, बेटर ये आप ये लिखते जाओ। टेक्स्ट डेकोरेशन की एक वैल्यू है लाइन थ्रू। लाइन थ्रू का मतलब ये क्या हुआ है, ये कौन से वाला काम हो गया, डेल वाला। गुड, किसने बोला है, आपने डेल का काम किया था ना, ये वही काम हुआ है। क्लियर बात यहाँ तक। आप डेल का टैग लगाते थे, यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। अच्छा एक और वैल्यू है, अब टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू नहीं लगाना, नन लगाने का फायदा नहीं। नन का मतलब होता है कि नहीं लगाना, वो बाय डिफॉल्ट हमारा नन ही होता है। ओवरलाइन, ओवरलाइन का मतलब क्या होगा, ओवर लाइन, ऊपर लाइन आ गई। ओके ये कुछ वैल्यूज हैं इसकी, ये आपने इसको याद खुद रख लो। ओवरलाइन हो गया, एक हो गया अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब कहाँ पे होगा, नीचे लाइन आ गई। ओके और कौन कौन सी वैल्यूज है इसके अंदर देख लेते हैं, बस यही है, मैं इसमें अंडरलाइन लगा देता हूँ। सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ इजी इजी, यहाँ तक कोई मसला। ओके अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फॉन्ट स्टाइल। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फॉन्ट स्टाइल, ये आ रहा है आपको टैलिक। बाय डिफॉल्ट जो इसकी प्रॉपर्टी वो नॉर्मल लगी हुई है, मैं टैलिक कर देता हूँ, अटैलिक। अटैलिक मैंने फॉन्ट स्टाइल को टैलिक किया है, तो ये क्या हो गया, अटैलिक हो गया। मैंने हेडिंग को टैलिक करना है, हेडिंग को मैं टैलिक कर सकता हूँ, इसमें भी लगा देता हूँ फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट डैश स्टाइल, अटैलिक, सेमीकोलन, ये भी हमारा क्या हो गया, अटैलिक हो गया। सॉरी मैं समझा नहीं, किस किस्म का, वो कुछ और है, वो लिखने का जो आप डिजाइन कह रहे हो वो कुछ और है, वो फॉन्ट फैमिली है, वो मैं बताता हूँ भैया। यहाँ तक किसी कोई मसला। अच्छा एक इसके अंदर वैल्यू आ रही है टैलिक और एक आ रही है ऑब्लिक, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, सेम आपको नजर आएगा। लेकिन कुछ फॉन्ट्स के अंदर, जो फॉन्ट स्टाइल लिखने का डिजाइन की बात कर रहा हूँ, वो कुछ फॉन्ट्स के अंदर अटैलिक और ऑब्लिक थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। अटैलिक का मतलब होता है कम टिल्ट और ऑब्लिक का मतलब है ज्यादा टिल्ट, लेकिन कुछ में आपको नजर आएगा कि दोनों सेम बिहेव कर रहा है, ये फॉन्ट के स्टाइल पे होता है। क्लियर। बाय डिफॉल्ट जो HTML जो फॉन्ट यूज करती है वो यूज करती है टाइम्स न्यू रोमन, ये याद रखिएगा। आपसे कोई पूछ सकता है टाइम्स न्यू रोमन यूज करता है HTML, ठीक है। आप लोगों ने ऑफिस यूज किया हुआ, टाइम्स न्यू रोमन क्या चीज है आप सबको पता है, किसी को नहीं पता तो मुझे बता दो, नहीं पता। टाइम्स न्यू रोमन होता है लिखने का स्टाइल। आपको मैं लिखता हूँ अपना नाम लिखो, दो बंदों को और कहता हूँ अपना नाम लिखो, सबकी राइटिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी ना, उसको कहते हैं स्टाइल। आपने देखा होगा डिजाइन में कुछ बोल्ड सा लिखा होता है, कुछ बीच में लाइंस कटी हुई होती हैं, जो लिखने का डिजाइन होता है वो कहते हैं उसको फॉन्ट फैमिली, ठीक है, उसके थ्रू होता है। इस तरह के टाइम्स न्यू रोमन भी एक चीज है, वो याद है नवाज शरीफ में पकड़ा गया था कैलिब्री फॉन्ट पे, वो लिखने का स्टाइल था। ये कैलिब्री आया था बाद में, वो बात पुरानी कर रहा था। ओके यहां तक किसी को मसला। ओके आगे हम चेक कर लेते हैं, हमने साइज इंक्रीज करना है, एक प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज की। ओके फॉन्ट साइज में यहाँ पे लिख देता हूँ 20। अच्छा अब एक चीज यहाँ रखना, एक प्रॉपर्टी इसमें देखना है फॉन्ट साइज, ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। HTML में आप लोग बी बड़ा कर देते थे बॉडी का, बाय बड़ा कर देते थे, मसला नहीं था। इसमें आपने सारे स्मॉल लिखने हैं, बड़ा करोगे प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, इसमें सारा स्मॉल है, CSS में सारा स्मॉल लिखना है, ठीक है यहाँ तक बात। अच्छा अब फॉन्ट साइज, अब आप मुझे बताओ, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हुई है, सेकंड, मिली सेकंड, मीटर, सेंटीमीटर,
और फुट, ये क्या चीजें हैं? अगर मैं सबको 1 1 देता हूँ क्या फर्क है इनमें? स्पेलिंग का, स्केलिंग का, ठीक है। इसी तरह करके आप लोग अभी HTML पढ़ रहे थे, आप HTML में लगा रहे थे विड्थ, आप लगा रहे थे हाइट और डिफरेंट वैल्यूज दे रहे थे, उसमें आप यूनिट नहीं दे रहे थे, आप जस्ट वैल्यू लिख रहे थे। वो बाय डिफॉल्ट आपको मैंने बताया था, अगर आप HTML जो वैल्यूज दे रहे हो वो पिक्सल पिक कर रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्या पिक कर रहा है? पिक्सल। इसमें आपको यूनिट्स बताने की जरूरत पड़ती है। जब आप CSS यूज कर रहे हो, आप जहां पे भी नंबर लिखोगे, अब देखो फॉन्ट साइज में नंबर आएगा, आपने यहाँ पे यूनिट बताना है। अब यूनिट कौन कौन से बताओगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है PT, PT का मतलब है पॉइंट। ये PT क्या है? आपका जो ऑफिस जो साइजिंग यूज करता है वो PT यूज करता है। किसी ने अगर पैराग्राफ का साइज चेंज करके देखा होगा, वहां पे लिखा होता है 10 PT। ओके, ऑफिस चाहे वर्ड एक्सेल जो इसकी बात कर रहा हूँ, ऑफिस जो साइजिंग के लिए, फॉन्ट साइजिंग हो गया, किसी साइजिंग की बात कर रहा हूँ, वो साइजिंग के लिए यूज करता है PT, मतलब पॉइंट। PT का मतलब क्या है? पॉइंट। दूसरा है पिक्सल, ये है PX मतलब पिक्सल। इन सबके आउटपुट डिफरेंट होगी, पिक्सल कुछ और होगा। इस चीज की समझ आ रही है? 1 सेंटीमीटर 1 मीटर डिफरेंट होते हैं, सेम होते हैं? डिफरेंट। इस तरह करके अगर मैं 1 PT लगा रहा हूँ और 1 पिक्सल लगा रहा हूँ, दोनों की आउटपुट क्या होगी? हो सकता है काम हो ज्यादा हो। ओके, आपके यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 20, मैं लिख देता हूँ पिक्सल 20 पिक्सल, ये हो गया, साइज इंक्रीज हुआ है। ओके, मैं लिख देता हूँ 20 PT मतलब पॉइंट, तो क्या हो गया? क्लियर बात यहाँ तक? और कोई इशू? मेरे ख्याल से PC भी होता है, PC भी है। PC बहुत बड़ा साइज है, ये देखें, ये तो मैं 30 पे कर दिया, 100। ये आपका व्यू है, ओरिजिनल व्यू। एक PC भी आपका, PC स्टैंड फॉर मुझे याद नहीं है इसका, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। एक PC भी यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट है आपका PC है। याद हो कि मसला? ओके, मैं इसको पिक्सल कर देता हूँ PX। अगर आप चाह रहे हो कि जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में साइज है वही रहे वेबसाइट पे, तो आप फिर कौन सा यूनिट यूज करोगे? PT। हाँ, क्योंकि PX में आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि इसके साइज किसके इक्वल होगा, आप डायरेक्ट PT लिख दो, ठीक है। मैं 20 पॉइंट लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने। यहाँ तक किसी कोई मसला यार? अब देखो, मैंने आपको कहा था हेडिंग 1 सबसे बड़ी हेडिंग मेरी ये वाली है, मैं हेडिंग 1 को मजीद बड़ा करना चाह रहा हूँ, एक्चुअल साइज इसका ये है, ये साइज है। हेडिंग 1 सबसे बड़ी हेडिंग है, आपको सर अभी भी छोटा है, मैंने इसको मजीद साइज बड़ा करना है, तो मैं फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टीज में लगा दूंगा, फॉन्ट स्टाइल के अंदर रह के फॉन्ट साइज, इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 25 पॉइंट, ये 25 ही है, 40 कर देते हैं। मैं हेडिंग 6 को भी हेडिंग 1 से बड़ा कर सकता हूँ, हेडिंग 6 के अंदर फॉन्ट साइज ज्यादा लगा दूं तो हेडिंग 6 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा ना। आपको पता है हेडिंग 6 सबसे स्मॉलेस्ट हमारी है, यहाँ तो कोई मसला किसी को? ओके, आपकी मर्जी, जो सा मर्जी यूज करें। CSS के अंदर आपने जहां जहां नंबर दोगे वहां पे आपने यूनिट लगाना है CSS के अंदर। HTML में आप लोग नहीं लगाते हो, क्योंकि HTML में जब नंबर लिखते हो पिक्सल्स होते हैं, कंफर्म पिक्सल्स। इसमें आपने यूनिट बताना है, खुद से बताना है। क्लियर बात यहां तक? ओके, यार PC स्टैंड फॉर मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से पीका के नाम से, पीका, लेकिन मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक मिनट को। नहीं, फॉन्ट में परसेंटेज यूज नहीं करते, परसेंटेज यूज होती है विड्थ में, विड्थ में यूज कर सकते, फॉन्ट में यूज नहीं कर सकते। सब यूज कर सकते हैं यार, सब यूज कर सकते हैं, आपका मर्जी, आपकी मर्जी है कि आपने इस नंबर के मुताबिक कौन सा यूनिट रखना है। हाँ,
पीसी स्टैंड फॉर यही है, पीका। मतलब मैंने सही बता दिया था। पीसी स्टैंड फॉर पीका। ओके, क्या काम करना है इस पे? पिक्सल का मैंने करके दिखाया था। ये लो यार, ये लो, ये लो 40 पिक्सल। ये देख यार, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। फिजिक्स में तेरे कितने नंबर थे बता? फेल तो नहीं था? मुझे शक लग रहा है। 1 मीटर 1 सेंटीमीटर फिजिक्स में पढ़ा नहीं है छोटी क्लास, छोटे बच्चों को पता होगा। आपके कंप्यूटर इंजीनियर के लिए ना मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, केमिस्ट्री का कोई लिंक नहीं है यहाँ पे, आपने वाटर फार्मूले नहीं बनाने। मैथ्स पढ़िए, बहुत है, मैथ्स में भी आता है ये 1 सेंटीमीटर 1 मीटर। ओके, यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, अभी आपको बस ये मैंने 4 प्रॉपर्टीज करवाई, आई थिंक 5 करवाई हैं। इसके आगे हम देख लेते हैं और प्रॉपर्टीज। CSS की प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट अलाइन एक प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट लाइन। किसी टैग में अगर आपको अलाइन का एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा ना, टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, इमेज को मूव करने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इमेज हमारा टेक्स्ट नहीं, इमेज हमारे पास एलिमेंट है जिसको आपने मूव करना है, उस पर आपकी टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी वर्क नहीं, ये जस्ट टेक्स्ट के लिए करेगी जिसके अंदर टेक्स्ट होगा आपका। टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, और इसके अंदर वही प्रॉपर्टी आ रही, सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट और CSS के अंदर। अगर आपको HTML में नहीं मिल रहा, अब ये वे यूज कर लो। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ सेंटर, ये आपका कहाँ पे आ जाएगा? सेंटर में। कौन पूछ रहा है? जस्टिफाई का मतलब दोनों साइडें इक्वल कर देता है। आपने मेरे लेक्चर्स भी सुने, मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिए हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मैंने दिए हैं, घर जाके डाउनलोड करने हैं आपने, यहाँ से उसका लिंक नहीं है। क्लियर बात यहाँ तक? ओके, आगे देख लेते हैं टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन जो मैंने लगाया है लाइन, अब जब आप डेल लगाते हो, डेल का कलर वही होता है जो आपके टेक्स्ट का कलर होता है। अब वहां पे आप सब कलर चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपने टेक्स्ट डेकोरेशन लगाया होगा ओवरलाइन, अंडरलाइन या लाइन थ्रू, ओके, मैं कलर चेंज कर सकता, उसका कलर चेंज होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका कलर हो जाए लाइक येलो, सिर्फ लाइन का कलर चेंज होगा। इस तरह भी बाद में बात करते हैं। कोमा नहीं लगा रहा हूँ, सेमीकोलन लगा रहा हूँ। सेमीकोलन लगाओगे तो पता चलेगा ना कि यहाँ प्रॉपर्टी एंड हुई है, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट हुई है। क्लियर बात है यहाँ तक? सिर्फ मैंने ये देखो क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमीकोलन, एक प्रॉपर्टी एंड हुई, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमीकोलन, एक प्रॉपर्टी एंड हुई। अब जो आप कह रहे हैं सारी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यही सारी प्रॉपर्टी मैंने इसको देनी है तो मुझे बतानी पड़ेंगी। टेक्स्ट डेकोरेशन कॉलन वैल्यू, फॉन्ट स्टाइल कॉलन, सारी प्रॉपर्टी मुझे इसको लगानी पड़ी है, तो मैं इसके अंदर बता रहा हूँ। और किसके अंदर बता रहा हूँ? स्टाइल के डबल कोट्स में, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, कलर। ओके, यहाँ तो कोई मसला? ओके, आगे देख लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन के थ्रू दी है लाइन। ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, एक टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन की प्रॉपर्टी है। अगर मैंने जो लाइन लगाई है, मैंने लगाई प्लेन लाइन, मैंने लाइन चेंज करनी है, अच्छा वो ये प्रॉपर्टी नहीं है, वो लगा चुका हूँ, 1 मिनट, नहीं ये प्रॉपर्टी नहीं है। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल की प्रॉपर्टी, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ डैश में, मैंने डैश लगाया तो आपकी लाइन अब किस में कन्वर्ट हो गई? मैं इसका कलर डार्क कर देता हूँ, लाइक ब्लैक, ब्लैक कर दिया इसका कलर। ये देखें किस में कन्वर्ट हो गया? डैशेस हो गए। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। ओके, कोई और लगा के देखते हैं। डैश की प्रॉपर्टी लगाई है, हम लगाते हैं यहाँ पे डॉटेड। डॉटेड से क्या होगा?
ये डॉट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, स्टाइल के अंदर रह के मैंने डॉटेड लिखा तो हमारी यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया? डॉट्स में। मैं डबल लिखता हूँ, आपकी लाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डबल लाइंस। ओके। और अगर मैं यहाँ पे सॉलिड लिखता हूँ, सॉलिड बाय डिफॉल्ट आपको होता है, सॉलिड का मतलब हो गया प्लेन लाइन जो पहले आपको नजर आ रही थी। ठीक है। एक है वेवी, वेवी कौन सी लाइन होगी? वेव्स की फॉर्म में। गुड, ये देखें वेव्स की फॉर्म में आपकी लाइन बन रही है। ओके, यहाँ तो कोई मसला? ओके ओके, आगे देख लेते हैं। टेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी टेक्स्ट इंडेंट। ये टेक्स्ट इंडेंट की है, ये आपको मैं टेक्स्ट इंडेंट एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैं भी टेक्स्ट इंडेंट की वैल्यू खत्म कर रहा हूँ। मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सॉरी, बाद में बात करते हैं, बाद में बात करते हैं। टेक्स्ट इंडेंट, अब टेक्स्ट इंडेंट से होगा क्या? मैं लिख देता हूँ 20 पिक्सल। जहां पे भी आपने नंबर दोगे वहां पे हमने यूनिट लगाना है, 20 पिक्सल। मैं यहां पे लगा देता हूं जस्टिफाई। ये टेक्स्ट इंडेंट ने क्या किया है, वो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ओके वेट, मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। क्या हुआ है? आपका जो पैराग्राफिक स्टाइल होता है कि पहली लाइन थोड़ी आगे से शुरू होती है, टेक्स्ट इंडेंट ये करता है। ये आपका पैराग्राफ है, मैं ये ज़रा जूम हुआ इस वजह से आप लोगों को इशू आ रहा है। ये देखें, ये थोड़ा आगे से शुरू कर रहा है पैराग्राफ। आपने मजीद आगे करना है, आप इसकी वैल्यू बढ़ा दो। मैंने 150 कर दी है, मजीद आगे चला गया। ये टेक्स्ट इंडेंट के थ्रू होता है। पूरा पैराग्राफ आगे नहीं गया, सिर्फ पहली लाइन हमारी कहाँ पे गई? आगे गई। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की यहाँ पे? टेक्स्ट इंडेंट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं टेक्स्ट की। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी क्या करती है? कैपिटलाइज कर देता हूं, अगर मैं वैल्यूज में लगाता हूं कैपिटलाइज, तो ये कैपिटलाइज क्या करेगा? क्या किया कैपिटलाइज ने? हर वर्ड का पहला पहला कैरेक्टर क्या हो गया? बड़ा कर दिया इसने। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ओके, अगर मैं कैपिटलाइज नहीं लगाता हूं वैल्यू में, इसमें लगा देता हूं लोअर केस, तो क्या होगा फिर? सारे स्मॉल हो गए, सारे एलिमेंट स्मॉल हो गए, सारे एलिमेंट्स, सारे कैरेक्टर सॉरी। ओके, और एक और वैल्यू है इसके अंदर अपर केस। अगर मैं अपर केस करता हूं तो सारे क्या हो जाएंगे? क्लियर, सारे कैपिटल हो गए। नेक्स्ट वन टेक्स्ट, ओके टेक्स्ट शैडो, ये फिर हम बाद में भी करते हैं। ओके, अब आप जरा इनकी प्रैक्टिस करो, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। अभी सीएसएस की प्रॉपर्टीज आगे बहुत देखनी है। ओके, हमने सीएसएस की प्रॉपर्टीज देखी हैं, हमने मजीद अभी आगे देखते हैं। अच्छा, मैं अभी पहले इससे पहले वे की बात कर लेता हूँ। वेज हमने अभी कौन सा वे देखा है? इनलाइन। इनलाइन वे वो होता है जो हम टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट देते हैं स्टाइल का, उसको कहते हैं इनलाइन। ओके, अगर मैंने इंटरनल यूज करना है तो मुझे स्टाइल का टैग लगाना होगा, लेकिन ये टैग लगेगा कहाँ? इन हेड, या आप हेड में लगाओगे। क्लियर? इंटरनल में हम जो स्टाइल का टैग लगाते हैं वो कहाँ पे लगाते हैं? हेड में। ये आपको मैंने बताया था कि हेड के अंदर 5 टैग्स आते हैं, उनमें से अब स्टाइल अब हम करने लग रहे हैं। क्लियर? स्टाइल टी लिखा है मैंने, टी फॉर टैग। ओके, ये हेड के अंदर आपने आगे के लगाना है, चाहे आप यहाँ पे स्टार्ट कर दो, चाहे आप मेटा के बाद स्टार्ट करो, टाइटल के बाद, लेकिन आपने हेड के अंदर लगाना है। क्लियर? मैं इसके बाद स्टार्ट कर देता हूँ। स्टाइल टैग स्टार्ट किया, स्टाइल टैग बंद किया।
इसके मिड का मतलब ये होगा कि इसके अंदर मेरी कौन सी CSS है, इंटरनल या एम्बेडेड। ओके, अच्छा अब इसका स्टाइल क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने बताना है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगानी है, कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन प्रॉपर्टी, अगर दूसरी भी प्रॉपर्टी बतानी है प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन सॉन, जितनी आपने बतानी है। ओके, अब ये क्या चीज है। अच्छा अब आप जहां पे प्रॉपर्टी बता रहे हो स्टाइल कलर रेड लिख रहे हो, ओके, तो इसको पता है कि ये स्टाइलिंग किसकी हो रही है, हेडिंग 1 की। आपने स्टाइलिंग इसकी की है, जिसको पता है कि आपने स्टाइल एट्रीब्यूट पी के अंदर बताया है, तो ये किसकी हो रही है, पी टैग की। ओके, लेकिन ये आप काम कर रहे हो बाहर, हेड के अंदर आके बाहर कर रहे हो, तो उसको समझ नहीं आना कि जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ ये किसकी प्रॉपर्टीज है, तो मुझे करना पड़ता है आइडेंटिफायर किसकी प्रॉपर्टीज है ये। ओके, यहाँ पे समझ में आ गई। प्रॉपर्टीज हम ऐसे ही बताएंगे जिस तरह आप वहां पे लिख रहे थे, इस तरह ही करके। अगर आपने कलर लगाने हैं, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कलर कॉलन रेड, आगे आ जाओ। अब मैं इसमें जूम तो नहीं कर सकता, बड़ा लिखने में बार बार बिठाना पड़ता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इस पे क्लियर है नजर। आइडेंटिफायर कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम बताते हैं प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, जितनी आपने इसको प्रॉपर्टीज देनी है। क्लियर बात यहाँ तक? ओके, एक देनी है, दो देनी है। अब प्रॉपर्टीज किस तरह करके होंगी, यही प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी है। लाइक अगर आपने कलर देना तो यहाँ पे कलर कॉलन ग्रीन, फॉन्ट साइज देना है तो क्या दोगे, फॉन्ट साइज। CSS प्रॉपर्टीज हैं 20 PT, आपने जो भी देना है। फॉन्ट स्टाइल, अगर आपने देना है फॉन्ट स्टाइल टैलिक, अब टैलिक यहाँ पे देंगे। क्लियर? अच्छा, ये आप प्रॉपर्टीज को बता रहे हो, ये सारी प्रॉपर्टीज आपने इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर बता दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये प्रॉपर्टी लगनी किसको है। आप जब उस टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट देके स्टाइल का बता रहे थे, उसको पता है कि ये एट्रीब्यूट किसका है, तो उसी को प्रॉपर्टी लगा रहा था। क्लियर? लेकिन ये काम आप बाहर कर रहे हो हेड के अंदर, अब उसको ये नहीं पता ये प्रॉपर्टी लगानी किसको है, तो आइडेंटिफायर में हमें बताना पड़ता है कि हमने किसको देनी है प्रॉपर्टीज। ठीक है? अच्छा, अब आइडेंटिफायर कितने किस्म के हैं वो मैं बता देता हूँ। एक आपका है टैग नेम, एक है ID, क्लास, यूनिवर्सल, ग्रुप। ये 5 हैं जो आपके आइडेंटिफायर्स में आ सकते हैं। ठीक है? आइडेंटिफायर ये होता है कि किसको मैंने प्रॉपर्टी लगानी है। यहाँ पे प्रॉपर्टी ये मैं लगा रहा था एट्रीब्यूट में P के अंदर स्टाइल देके, तो ये पता था ये प्रॉपर्टी किसको लग रही है। अब जब मैं यही काम हेड स्टाइल के अंदर, हेड के अंदर करूंगा, अब यहाँ पे जो मैं कोड कर रहा हूँ, आप बता सकते हैं प्रॉपर्टी किसको लग रही है, तो हमें आइडेंटिफायर बताना पड़ेगा कि ये मैं प्रॉपर्टी किसको लगाना चाह रहा हूँ, वो यहाँ पे बताएंगे। क्लियर? आइडेंटिफायर को कहेंगे जिसको प्रॉपर्टी में लगाना चाह रहा हूँ। एक मिनट यहाँ तक बात क्लियर है? आइडेंटिफायर में आपका टैग नेम हो सकता है ID, क्लास, यूनिवर्सल एंड ग्रुप। इसको मैं 1 बाय 1 डिस्क्राइब करता हूँ। अच्छा, अब मैं लेट्स सपोज में लिख देता हूँ, आइडेंटिफायर में लिख देता हूँ P। इसका मतलब अब क्या होगा, सिंपल। इसका मतलब ये होगा बॉडी के अंदर उसको जितने P मिलेंगे उन सब पे ये प्रॉपर्टी लगाएगा। आई बात समझ? क्योंकि ये आप बाहर है, अब उसको यहाँ पे आपने बताया आइडेंटिफायर P है, अब उसको P कितने मिल रहे होंगे, उसको बॉडी के अंदर जितने भी P मिल रहे होंगे उन सब पे ये 3 प्रॉपर्टी लगा रहा हो, कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज 20 PT और फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, जितने उसको P मिल रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे हेडिंग 1 कर दोगे या हेडिंग 2 कर दोगे, अब प्रॉपर्टी किसको लगेगी, ये आई बात समझ? हेडिंग 2 जितने इसको बॉडी के अंदर मिल रहे होंगे, यहाँ तक की मसला। अब यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे आप एट्रीब्यूट दे रहे थे तो बस उसी को लग रहा था।
क्लियर? जिस तरह आप हेडिंग 1 के अलाइन देते थे, अलाइन सेंटर, दूसरे हेडिंग को नहीं देते थे तो उसको प्रॉपर्टी नहीं लगती थी। अब यहाँ पे हम बाहर काम कर रहे हैं तो वो सबको लगेगी। क्लियर बात यहाँ तक? कोई मसला? इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, इसके लिए होगा, लेकिन अभी वो नहीं है, वो सूडो क्लासेज यहाँ पे। ओके, ये पी के अंदर मैं लिख रहा हूँ, मैंने पैराग्राफ को लगाना है कलर, बाकी सारा कोड उस तरह ही करके, ग्रीन, सेमीकोलन, फॉन्ट साइज, थर्टी पॉइंट। ओके, अब जो मैंने इसके अंदर CSS की हुई इसको मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देता हूँ। ये पी मेरा अब खाली है, ठीक है। एक ये पी है और एक पी में हेडिंग 1 से ऊपर भी लगा देता हूँ। मैंने ये लिख दिया, 2 पी हैं बॉडी के अंदर, एक ये पी है और एक ये पैराग्राफ है। और ये मैंने किसको टारगेट कर रहा हूँ? पी को टारगेट कर रहा हूँ। ये दो प्रॉपर्टीज मेरी पी को लगेंगी, देखें दोनों पी को लग गई। एक मेरा ये पी है और एक मेरा हेडिंग को लगी, हेडिंग को ये प्रॉपर्टी नहीं लगी। क्लियर बात यहाँ तक? ओके, मजीद आगे देखते हैं अब हम। अगर मैंने हेडिंग को भी प्रॉपर्टी लगानी है, ये मैंने डिजाइन किया पी का, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुई, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट बंद हुई, टोटल मेरा पी का चल रहा है। मजीद पी को प्रॉपर्टी देनी है, अब यहाँ पे बताते रहो, ठीक है। अब मैंने देनी है हेडिंग को, किसको देनी है? हेडिंग 1 को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 1, एक और बता रहा हूँ लेकिन स्टाइल के टैग के अंदर रह के, स्टाइल के अंदर ही हूँ मैं, दूसरी मैं बता रहा हूँ हेडिंग 1 को। हेडिंग 1 को मैं यहाँ पे कह देता हूँ कलर, कलर इसको ग्रे कर दे, ठीक है, और फॉन्ट स्टाइल कर दे इटैलिक। ओके, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ से प्रॉपर्टी हटा देता हूँ। अब देखो इसको यहाँ पे जो हेडिंग 1 मिलेंगे, जितने हेडिंग 1 मिलेंगे उन सबका ऊपर प्रॉपर्टी लगा रहा है। क्या कर रहा है? ग्रे कर रहा है और इटैलिक कर रहा है। अच्छा, अगर मैं एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 4 और यहाँ पे लिख देता हूँ कलर रेड और चला देता हूँ, किसी को प्रॉपर्टी लगी? तो आपको एक चीज मैंने समझाई थी कि CSS का कोड करके आपको आउटपुट नहीं मिलती, स्ट्रक्चर आपके पास अगर होगा उसका तो ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो HTML होना जरूरी है। अब आप ये प्रॉपर्टी किसको लगा रहे हो? H4 को लगा रहे हो, उसको बॉडी के अंदर कोई भी H4 नहीं मिला तो ये प्रॉपर्टी किसी को भी नहीं लगी। क्लियर? अगर मैं अब बना लेता हूँ हेडिंग 4, मैं हेडिंग 4 यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 4। अब देखो उसको H4 अब मिल जाएगा और वही प्रॉपर्टी चला देगा जो मैंने ऊपर अभी बताई थी। रेड हो गया कलर? ओके, यहाँ तो की मसला, इसने इसका रेड कलर कर दिया, ये नीचे रेड कलर हो गया। डन बात यहाँ तक? हेडिंग नीचे लगी है। अब बॉडी ये अपने स्टाइल का जो टैग है, ये रूल है कि आपने हेड के अंदर लगाना है, ठीक है। और जो आइडेंटिफायर हम इसलिए वहां पे लगा रहे हैं क्योंकि ये पोर्शन बाहर है, तो उसको वहां पे कंफ्यूज होता है कि मैंने प्रॉपर्टी किसको लगानी है, तो आपको आइडेंटिफायर लगाना पड़ता है। तो इन लाइन के अंदर आप कोड उसी टैग के अंदर कर देते हो तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको पता है कि ये वैल्यूज मैं किसको दे रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ। आई बात समझ? ओके, किसी का यहाँ तक कोई सवाल? अरे अब एक आपको इंटरनल पढ़ा दी, एक आपको मैंने इनलाइन पढ़ा दी। इंटरनल आपने देख लिया, जिसको देना आप इस तरह करके देते रहेंगे। और अगर हमने एक्सटर्नल करना होगा, एक्सटर्नल का मतलब होता है आपने एक फाइल बनानी नई CSS की। अभी आप लोग जो फाइल सेव कर रहे थे लिख रहे थे name.html, फिर फाइल सेव करना name.css, ठीक है। ये हमारी बन रही है CSS की फाइल, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ इंडेक्स। इस फाइल का नाम क्या है? index.css। अच्छा, इसमें कोड करने का तरीका वही है जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। यहीं से यहाँ का कोड मैं यहाँ से कट करता हूँ, कट किया, यही सारा कोड मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सही सेम सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टाइल का टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी रीजन क्या है? हमारी जो HTML वाली फाइल होती है, हमारी जो HTML वाली फाइल है, HTML वाली फाइल के अंदर, मैं फाइल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस फाइल के अंदर मैं HTML कोड भी कर सकता हूँ,
CSS कोड भी कर सकता हूँ, JS कोड भी कर सकता हूँ और jQuery कोड भी कर सकता हूँ। क्लियर? लेकिन अगर मैं CSS वाली फाइल बनाऊंगा, CSS वाली फाइल के अंदर बस मेरा CSS कोड होगा, HTML JS jQuery नहीं होगा। सेम लाइक अगर मैं JS की फाइल बनाऊंगा उसके अंदर बस कौन सा कोड होगा? JS, बाकी jQuery उसकी लाइब्रेरी वो JS की फाइल ही बनती है। यहाँ तो की मसला डन। ओके अच्छा, मैंने ये काम कर दिया तो मुझे यहाँ पे स्टाइल बताना नहीं पड़ता। और स्टाइल हम लिखते क्यों हैं, टैग क्यों लगाते हैं? स्टाइल टैग लगाने की रीजन ये होती है कि उसको हम बता रहे हैं कि HTML वाली फाइल में हम काम कर रहे हैं तो यहाँ से स्टाइल कोड स्टार्ट हो और यहाँ तक हमारा स्टाइल कोड खत्म हो गया, ताकि ये पोर्शन मेरा किसका है? स्टाइल का। अब CSS तो हमारी होती स्टाइल है, उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। ओके यहाँ तक? ओके अब इस फाइल को अटैच किस तरह करूंगा, क्योंकि ये मेरी फाइल है दूसरी, वो तो हम उसी में काम कर रहे थे, उसको मिल रहा था। अब ये फाइल मेरी दूसरी है, उसको कैसे मिलेगी? आपने क्या करना है, एक लिंक का टैग लगाना है, ये भी लगाना है हेड में। अब हेड के हमने 3 टैग पढ़ लिए हैं, कौन कौन से? टाइटल, लिंक और स्टाइल। ठीक है, स्टाइल हम यूज करते हैं, स्टाइल का टैग हम यूज करते हैं इंटरनल CSS या एम्बेडेड CSS करने के लिए, और लिंक का टैग हम यूज करते हैं एक्सटर्नल का काम करने के लिए। यहाँ पे मैं लिंक का टैग लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लिंक का टैग लगाते हैं CSS के लिए, लिंक टैग इन हेड। अगर लिंक का टैग है इसका मतलब आप एक्सटर्नल CSS कर रहे हैं, और अगर इंटरनल का इसका हम क्या लगाएंगे? स्टाइल का टैग। आप फाइल अटैच करोगे, लिंक करोगे फाइल को अपनी इस फाइल के साथ, क्योंकि 2 फाइल है वो भी मेरी लहदा, मैंने वो फाइल अटैच करनी इसके साथ। फाइल अटैच करोगे तो हमारा कोड चलेगा ना, तो उसके लिए मैं कौन सा टैग यूज करूंगा? लिंक का। अब किस तरह कोड करेंगे? लिंक, लिंक के अंदर एक एट्रीब्यूट दोगे टाइप, टाइप के अंदर बताएंगे टेक्स्ट CSS, टेक्स्ट स्लैश CSS, उसके बाद REL रिलेशन स्टाइल शीट, ये हम बना रहे हैं स्टाइल शीट। उसके बाद बताएंगे HREF हाइपरलिंक रेफरेंस, इसके अंदर मैं फाइल का लिंक बताऊंगा। मेरी फाइल का लिंक है index.css, ये मेरा पाथ है। अब देखो मैं इसको चलाता हूँ, सेम आउटपुट है क्योंकि फाइल अटैच होगी। अगर मैं ये लाइन ना लिखता लिंक की, इसको मैंने कमेंट्स में कर दिया है, और अगर ये लिंक की लाइन ना लिखता तो क्या होता? कोई CSS चली मेरी? तो इसलिए मैंने लिंक का लगाया ताकि इसको मैंने फाइल को अटैच करना था, ताकि ये वाला मेरा कोड चले। अब देखो मेरी वही कोड चल रहा है, ताकि ये मेरी फाइल अटैच होगी। देखो ये कोड मेरा अटैच हो गया इसके साथ। अब जो भी मैं इसमें काम करता रहूंगा इसमें ऑटोमेटिकली चेंजिंग होती रहेगी। आई बात समझ? क्या चीज? लिंक टाइप एक्सटर्नल फाइल को मैं अटैच कर रहा हूँ ना इसके साथ, ताकि इसका उसका कोड इसके साथ शेयर हो जाए। टेक्स्ट CSS, REL रिलेशन स्टाइल शीट, और HREF में आप बताओगे पाथ। तो आपने अपनी CSS वाली फाइल वहीं रखनी जहाँ पे आपकी HTML वाली फाइल होगी, ताकि फिर आपने उसका नेम .css एंड पे लिख दोगे। क्लियर बात यहाँ तक? अच्छा अब सबकी आउटपुट आ रही सेम, यही काम मैंने इनलाइन में भी किया था, सेम आउटपुट। यही काम मैं इंटरनल में कर रहा हूँ, सेम आउटपुट। यही काम मैं एक्सटर्नल में कर रहा हूँ, सेम आउटपुट। ये इन तीनों में डिफरेंशिएट किया, कब कौन सा यूज करना है, क्यों यूज करना है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। इनलाइन हम तब यूज करते हैं, इनलाइन बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पीरियोडिक का बताऊँ। व्हाट इज पीरियोडिक? पीरियोडिक का मतलब पता है? पीरियोडिक किसको कहते हैं? रेफरेंस। ओके, तो पीरियोडिक का मतलब ये है, अगर मैं तीनों यूज करूंगा, इनलाइन भी यूज करूंगा, इंटरनल भी यूज करूंगा, और एक्सटर्नल भी अगर मैं यूज करूंगा, इन तीनों को यूज करता हूं और एक ही टैग में चलाऊंगा, तो वो कौन सा कोड चलाएगा? वो इन दो का कोड नहीं चलाएगा। ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको, कोड की तरह कोई बात नहीं। ठीक है, अगर मैं इंटरनल, अगर इनलाइन ना हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल हुआ, तो पीरियोडिक किसकी होगी? इंटरनल की। सबसे कम पीरियोडिक किसकी है? इसकी रीजन क्या है? इनलाइन की पीरियोडिक से ज्यादा है, क्योंकि इनलाइन का कोड टैग के बिल्कुल साथ होता है, ज्यादा क्लोज है। क्लियर? उसके बाद अगर इनलाइन ना हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल हुआ, फिर कौन सा ज्यादा क्लोज है? इंटरनल, क्योंकि वो सेम फाइल के अंदर हो रहा है। एक्सटर्नल की प्रायोरिटी सबसे कम क्यों है? क्योंकि वो अलग फाइल में है। यहां तक बात क्लियर है?
अभी मैं इसमें प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ, ध्यान दो कि मसला किसी को। ओके अच्छा, अब इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल में जिसमें भी कोड करता हूँ सेम आउटपुट आपको मिल रही है। अब ये हमें कब यूज करना पड़ेगा, ये मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनलाइन हम तब यूज करते हैं अगर आपके पास कुछ एक या दो प्रॉपर्टीज हैं तो आप इनलाइन में काम कर सकते हो, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा कोड कर दो, ठीक है। इंटरनल हम कब यूज करते हैं, अब देखो मैंने इतना सारा कोड लिखा था, हमारी स्टाइल वाली लाइन कितनी बड़ी होगी थी, बुरा लग रहा था, कोड समझने मुश्किल हो रहा था, स्टाइल की लाइन कितनी बड़ी होगी थी हमारी। जब हमने मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगानी है तो मेरे पास बेटर वे है, मैं कौन सा वे यूज करूंगा, क्योंकि हमारा सारा काम देखो एक वे में हो रहा है, वो एक लाइन सपोज कर लो यही था, ये देखो समझ में आ रहा था मेरी सारी प्रॉपर्टीज, और इन लाइन में हम यही प्रॉपर्टी लगा रहे थे तो कितना काम फैल रहा था हमारा। इंटरनल काम यूज कर लो, ठीक है। अब एक्सटर्नल कब यूज करते हैं, मेरे पास 3 एचटीएमएल वाली फाइल्स हैं, कितनी फाइल्स हैं, 3, उसके अंदर तीनों के अंदर मैंने एक टेबल बनाया, क्लियर। उस टेबल को मैंने पहले वाले पेज के अंदर मैंने उसको कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं, सीएसएस प्रॉपर्टीज। क्या कहा मैंने कि बॉर्डर रेड कर दे सीएसएस के थ्रू, उसकी विड्थ बढ़ा दे, ये कर दे वो कर दे, सारा कुछ मैंने पहले वाले पेज में कर दिया, सीएसएस लगाई है। अब वो वाली फाइल उसमें चल रही है, अब दूसरे पेज पे मैं आया हूँ, उसमें तो मैंने सीएसएस नहीं की, मुझे उसमें भी दोबारा टेबल का वो सीएसएस कोड लिखना पड़ रहा है, दोबारा टाइप करना पड़ रहा है। तीसरे पेज में भी मुझे वही कोड टाइप करना पड़ रहा है। मैं क्या करता हूँ, लाइन ऑफ कोड मेरा बड़ा हो रहा है, कोड सेम ही है, मैं क्या करता हूँ, एक एक्सटर्नल फाइल बनाता हूँ, अलग से फाइल, वो सेम कोड उस फाइल में पेस्ट कर देता हूँ और उस फाइल का लिंक तीनों के अंदर दे देता हूँ। आई बात समझ, इसका काम होगा एक्सटर्नल। जो आप लाइन ऑफ कोड जो हर किसी में बार रिपीट कर रहे थे, तो आप उसको क्या करो, एक एक्सटर्नल फाइल बनाओ, वही कोड एक्सटर्नल में डालो और उसका लिंक तीनों में दे दो। अब उसका फायदा क्या होगा, अगर आपको इन फ्यूचर कोई कह दे आपने बॉर्डर कलर लगाया हुआ ब्लू, आप इसको कर दो रेड, आपको तीनों पेज में ओपन करना पड़ेगा, तीनों के अंदर करना पड़ेगा रेड रेड रेड, क्योंकि आपने लहदा कोड किया हुआ है। और अगर आपने एक फाइल तीनों को अटैच की हुई है, आप बस उसी फाइल में जाके कलर कर दो, तो तीनों में क्या हो गया, आई बात समझ। कोई इशू यहां तक, कोई सवाल है पूछो। ओके आगे चलते हैं। ओके अभी मैं इंटरनल कर देता हूं इस फाइल को, मैं इस फाइल का लिंक हटा दिया, आपकी फाइल आपकी लोड इसमें नहीं होगी, ठीक है। अभी हम ये कर रहे थे, हमने सारा आपको मैंने इंटरनेशनल बता दिया। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं इसकी, सॉरी ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं टैग नेम। अच्छा अगर मैंने यहाँ पे टैग नेम दिया है, मैंने लिखा यहाँ पे पी, तो ये प्रॉपर्टी किसको लग रही है, ये मैंने लिखा यहाँ पे H1, ये प्रॉपर्टी किसको लग रही है, ये यहाँ पे लिखा H4, ये प्रॉपर्टी किसको लग रही है, हेडिंग 4 को। अच्छा अब दूसरे सिनेरियो में बात कर लेता हूँ, मैंने एक हेडिंग 3 लेट्स सपोज लगाया हुआ नीचे, सपोज कर लो हेडिंग 3 लगा हुआ है, ठीक है। हेडिंग 3 के अंदर भी मैंने यही प्रॉपर्टीज बतानी है, मैंने एक अलग से मुझे एक हेडिंग 3 बनाना पड़ा और हेडिंग 3 के अंदर मुझे प्रॉपर्टी लिखनी पड़ी। आप कहते नहीं सर आप इसको कर दो हेडिंग 3, अगर मैं इसको हेडिंग 3 कर देता फिर पी को ना लगता, तो मुझे दो काम करना पड़ रहा है। तो मैं ये करता हूँ इजी, आप लाइन ऑफ कोड बढ़ा रहे हो, आपको पता है कि दोनों की सेम है, आप क्या करो, आप ये बताओ ही ना, आप यहाँ पे लिख दो P, H3। अभी किस किस को लग रहा है, P को भी लग रहा है और दोनों को सेम प्रॉपर्टीज लगेंगी। और अगर आप सपोज आप कहते हो नहीं सर मैंने H3 को एक प्रॉपर्टी लगानी है, फॉन्ट स्टाइल करना है अटैलिक, अब ये मसला है, आप कहोगे सर ये मैंने सिर्फ हेडिंग 3 को लगाना है, P को नहीं लगाना। P और हेडिंग 3 में ये दो सिमिलर हैं, ये दोनों लगनी है, लेकिन ये लास्ट वाली बस मैंने किसको लगानी है, H3 को, लेकिन इस सिनेरियो में ये दोनों को लग रही है। ओके ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे एक हेडिंग 3 बना देता हूँ, हेडिंग 3 यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 3। अभी देखो हेडिंग 3 और P को सेम लगा हुआ है, ये भी टैलिक है और ये भी क्लियर। ये बोल्ड क्यों है, बाय डिफॉल्ट बोल्ड है। ओके ओके गुड। अच्छा अब
आप कहते हैं नहीं सर टैलिक मैंने बस हेडिंग 3 को देना था, फिर आप क्या करो? अब आप दो सिनेरियो हैं, आप क्या करोगे? आप ये करते हो सर ये मैंने कॉपी किया, इस तरह करके बता दिया, और इसको बस मैंने पी कर दिया और यहाँ से मैंने टैलिक हटा दिया, सिनेरियो बन गया? बन गया सिनेरियो वो कि पी को 2 लग रही हेडिंग 3 को। एक तरीका ये है, लेकिन अभी भी आप लाइन ऑफ कोड ज्यादा कर रहे हो। एक इजी वे क्या है, आप इसको ऐसे ही रहने दो, लेकिन नीचे बता दो ये। अब इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं आउटपुट दिखाता हूं, आउटपुट देखो मेरा पी टैलिक नहीं है, हेडिंग 3 मेरा टैलिक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपने 2 दफा टैग लगाए होंगे तो उसमें एरर नहीं है। इसका मतलब होगा हेडिंग 3 की 2 प्रॉपर्टीज ये हैं और एक प्रॉपर्टी एक और ये है। इसमें हम सिलेक्टर बार बार बता सकते हैं, मैं लाइक दोबारा लिख सकता हूँ हेडिंग 3 और यहाँ पे कोई और प्रॉपर्टी बता दूं तो 2 प्रॉपर्टीज की ये हो गई, एक ये हो गई, और जितनी इसके अंदर बताई होंगी ये उनको कंबाइन कर देगा। आई बात समझ? अब लाइन ऑफ कोड से काम है पहले वाले से, यहां तक किसी को कोई मसला? डन। अच्छा, इस चीज को बेसिकली हम कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप। जो आपको मैंने ग्रुप बताया है, इसका मतलब था ग्रुप कि एक से ज्यादा को सेम प्रॉपर्टीज देने को कहते हैं ग्रुप। क्लियर? अच्छा, अब एक मतलब है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? आप कहते हो कि एक वेबसाइट मेरा पेज है, उसमें मैंने सबका कलर ग्रे करना है, सारे टैग का कलर क्या करना है मैंने? ग्रे। बाय डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है हर किसी का? आपने हर किसी का कलर करना है ग्रे। अब आपको क्या करना पड़ेगा? हर किसी में लिखना पड़ेगा स्टाइल कलर ग्रे, स्टाइल कलर ग्रे। कितने टैग्स आपने लगाए होंगे? तो फिर हम क्या करते हैं, हम यूनिवर्सल वाला काम करते हैं। ऐसा काम जो आप कह रहे हो कि मैंने सब में सेम रिपीट करना है, आप लगाते हो यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल का मतलब ये होगा, हम इस तरह करके लिखेंगे स्टैटिक यूनिवर्सल, इसका मतलब हो गया सबको लगेगा। स्टैटिक का मतलब होता है यूनिवर्सल। अब इसके अंदर मैं जो सी भी प्रॉपर्टी बताऊंगा वो सबको लगेंगी। आई बात समझ? ये स्टार है स्टैटिक। वो फॉर्मूला के अंदर जो स्टैटिक होता है वो मल्टीप्लाई होता है। कंप्यूटर के अंदर आपका क्रॉस का सिंबल नहीं होता, स्टैटिक होता है, चाहे किसी भी बात आप कर रहे हैं। यहां तक बात समझ आ गई? अब जो प्रॉपर्टी आप इसके अंदर दोगे वो किसको लगेंगी? सबको लगेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप कलर की प्रॉपर्टी दोगे तो उसको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कलर दोबारा ओवरराइड कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका कलर से लग रहा होगा, लेकिन आपने यहाँ पे चेंज कर दिया। पी और हेडिंग 3 का ग्रीन रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे को रीडिफाइन किया है। रीडिफाइन। यहाँ तक की मसला? ओके। यूनिवर्सल आपकी पूरी बॉडी पे होगा। पूरी बॉडी के अंदर जितना भी आपका टेक्स्ट होगा ना, या जिसको भी आपने, अगर आपने विड्थ दी होगी तो हर चीज की विड्थ वो हो जाएगी। अगर आपने कलर दिया होगा तो हर टेक्स्ट का कलर वही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपने ओवरराइड कर दिया होगा नीचे, फिर नहीं, फिर बाकियों का वो होगा लेकिन इसका ग्रीन होगा। आई बात समझ? ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें एक मसला है, एक मसला और क्या है, मैंने डिजाइन बनाया, मैंने यहाँ पे पी टैग लगाया हुआ है। मेरा पी टैग एक ये है, और कौन सा पी टैग है? पी टैग एक ये है और एक ये है, ये 2 पी टैग्स हैं। वेब लेक्चर और एक ये है, 2 पी टैग हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे पी लिख रहा हूँ तो ये सबको लग रहा है। मैं यहाँ पे पी दे रहा हूँ तो ये सबको लग रहा है आपको कि सर मैंने तो एक पैराग्राफ का कलर करना है रेड, एक का करना है ग्रे, एक का करना है ब्लू, एक रेड, इस तरह कर करना है। ये तो अगर मैं यहाँ पे पी लिखूंगा तो सबको लग जाएगा। अब लाइक H3 मैंने लिखा है तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी H3 होंगे उन सब पे ये प्रॉपर्टी लग जाएंगी। मैंने सबको नहीं देनी, मैंने किसी को देनी है। क्लियर? उसके लिए मैं फिर यूज करता हूँ आईडी और क्लास। ठीक है, आईडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं हैश के थ्रू और क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के थ्रू। CSS में आईडी और क्लास। यहां तक तो ये मसला। आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं हम हैश और क्लास को डॉट। ठीक है, नाम आप जो मर्जी रख दो, आपकी पास चॉइस होती है। मैं इसका नाम ABC, इसका नाम मैं रख देता हूँ XYZ। यहां तक कोई मसला? ओके। अब लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ सिर्फ मैंने पहले वाले पी को प्रॉपर्टी लगानी, नीचे वाले को मैंने नहीं लगानी। अब अगर मैं उस स्टार्ट में यहाँ पे पी लिख रहा था
तो ये प्रॉपर्टी सबको लग रही है, हर पी को लग रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऊपर वाले पी को मैं देता हूँ आईडी, पी स्पेस आईडी, कुछ भी लिख दिया, मैं लिख दिया यहाँ पे एबीसी, क्या लिख दिया यहाँ पे एबीसी। अच्छा मैंने इसको आईडी दे दी एबीसी, स्टिल चलाता हूँ सेम। ओके आगे करते हैं थोड़ा सा। ओके अच्छा अब मैंने यहाँ पे आईडी एबीसी दी है इसको, फिर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जस्ट पहले वाले को प्रॉपर्टी लगे ग्रीन वाली, नीचे वाले को ना लगे। मैंने ऊपर वाले को आईडी दिया है, लेकिन अभी भी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, उसकी रीजन क्या है, आपने इसको आईडी दी है, लेकिन ऊपर आपने अभी भी उसको कह रहे हो किसको प्रॉपर्टी लगानी है। आपने फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, क्या नाम रखा इसका नीचे हमने एबीसी रखा है आईडी का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एबीसी, लेकिन स्टार्ट में हम लिखेंगे हैश। जो चीज आप डायरेक्ट लिख रहे हो उसका मतलब होता है टैग नेम, और जो आप हैश के साथ लिखोगे इसका मतलब होगा ये आपने क्या रखी है उसकी आईडी। ये मुझे समझ में आ रही है। ये कलर ग्रीन और फॉन्ट साइज, एक लग रहा है आईडी को जिसकी आईडी एबीसी है, और एक लग रहा है हेडिंग 3 को। अब इधर देखें, सिर्फ किसको प्रॉपर्टी लगी, क्लियर, यहां तक कोई मसला। इसकी रीजन मैं बताता हूँ। क्या नाम है आपका, फखर। मैं कहता हूँ एक फखर को गोली मारो, अब क्लास में कितने फखर होंगे, अगर लेट्स सपोज 2 हुए, वो दोनों को मार देगा। अगर मैंने सिर्फ आपको टारगेट करना होगा तो मैं क्या बताऊंगा, आपका आईडी कार्ड नंबर, तो किसको मारेगा फिर वो, हाँ जिसकी आईडी कार्ड वो हुआ। तो यहाँ पे भी मैं वही कह रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे पी लिख रहा था लाइक फखर, तो वो दोनों पी को लगा रहा था। किसको लगा रहा था, मैंने किसी एक को करना टारगेट, तो मैंने फिर क्या यूज किया आईडी, इसको आईडी दे दी, कुछ भी लिख दो आईडी के बीच में। जो मैंने आईडी यहाँ पे जिसका नाम रखा है नया नाम, वो मैं ऊपर आके नया नाम लिख रहा हूँ, लेकिन नाम के साथ आपने स्टार्ट में क्या लगाना है, हैश। हैश और डॉट ये हम लगाएंगे बस सीएसएस में। नाम देते वक्त आपने जस्ट अल्फाबेट लिखना है, यहाँ पे हैश और डॉट नहीं लगाना नाम देते वक्त। ऊपर हमने बताना जब हम सीएसएस में कर रहे हैं तब हम बताएंगे हैश एबीसी, क्योंकि अगर आप खाली एबीसी लिखोगे वो ये समझेगा एबीसी कोई टैग है। अगर आप हैश लगाओगे तो वो समझ जाएगा कि ये मेरी कोई आईडी है। वो आपको कहेगा ये मुझे चीज चाहिए। आप डिजाइनर हो, आप डेवलपर हो, आपने बनाना है, आपकी मर्जी है, जिससे मर्जी बनाओ, आपने उसको वो चीज बना के देनी है। ठीक है यहाँ तक बात, ओके यहाँ तक की मसला। अच्छा अब अगर मैंने, अच्छा आईडी और क्लास में कोई फर्क नहीं है, ये काम जो मैंने आईडी के थ्रू किया था यही काम मैं क्लास के थ्रू भी कर सकता था। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास, इन दोनों में कोई फर्क नहीं आईडी क्लास में। अब फिर मैं यहाँ पे हैश एबीसी नहीं लिख सकता, क्योंकि हैश एबीसी का मतलब है आईडी, मैंने आईडी नहीं दी, क्या दी हुई है क्लास, तो मैं डॉट लगाऊंगा, बस ये फर्क है। काम दोनों का देखो सेम चल रहा है, क्लियर। अच्छा इनमें एक फर्क है, वो फर्क क्या है, आईडी और क्लास में फर्क ये है कि अगर मैं कहता हूं कि जो 2 प्रॉपर्टी मैंने लगाई हैं एबीसी की, कौन कौन सी हैं, कलर ग्रीन और फॉन्ट साइज 30, ये मैंने लगाई है पी को लग रही है, सिर्फ पी को नहीं लगा सकता। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास एबीसी, 2 को दे दी। अब आप ये ना सोचना कि सर सिर्फ सेम टैग को दे सकते हैं। मैंने अगर ये क्लास एबीसी की पी की रखी है तो एबीसी दोबारा मैं किसी और पी को दूंगा, नहीं किसी को भी दे दो। ये मैंने अब किसको दे दिया है, हेडिंग 1 को, ठीक है। और मैं यहाँ से फिर हेडिंग 1 जरा खत्म कर दूंगा कि इसकी प्रॉपर्टी ये ना चले। अब क्या होगा, अब इसको अब आप कह रहे हो कि ये प्रॉपर्टी किसको देगा, वो क्लास एबीसी को। अब उसको बॉडी के अंदर जितने भी क्लास मिलेंगे, अब वो टैग नेम को नहीं देख रहा, अब वो देख रहा है क्लास को। एक क्लास उसको यहाँ मिली एबीसी और एक ही क्लास, टैग नेम डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। उन दोनों को उसने प्रॉपर्टी लगाएगा, देखो सेम प्रॉपर्टी लगेगी, दोनों को लगी सेम प्रॉपर्टी। ओके यहाँ तक की मसला। अच्छा आइडियल क्लास में फर्क किया, आइडियल क्लास में फर्क ये है, अगर आपने सेम प्रॉपर्टीज किसी 2 टैग को देनी है, 2 या मोर देन 2, आप आईडी यूज नहीं कर सकते। आईडी का मतलब क्या होता है, यूनिक, ठीक है। अगर आपने एक प्रॉपर्टी का एक मतलब सेम प्रॉपर्टी 2 टैग या 2 टैग से ज्यादा को देना, आप यूज करो क्लास। आईडी में हम रिपीट नहीं कर सकते, आईडी में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 आईडीज बनानी पड़ेंगी आपको। सेम आईडी 2 को टैग को नहीं दे सकते। आई बात समझ, ओके ओके।
ओके, इसकी प्रैक्टिस, ये हमारे पास आउटपुट है, ठीक है। ये मेरे पास एबीसी और एक हेडिंग 3 है जिसमें मैं लगाना चाह रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी लगाना चाह रहा हूँ टेक्स्ट शेडो की। टेक्स्ट शेडो, ये आपको बस इस प्रॉपर्टी समझ में आ रहा होगा, व्हाट इज दिस। मैंने टेक्स्ट शेडो देना है, ओके। टेक्स्ट शेडो देने के लिए मुझे इसके अंदर 3 वैल्यूज लाजिम देनी पड़ेंगी। एक मैंने लिखा 2px, एक दिया मैंने 4px और एक दे दिया मैंने यहाँ पे रेड। ये क्या चीज है अब देखो जरा क्या हुआ। ये उस पे लग रहा है जिसका मैंने यहाँ बताया एबीसी और हेडिंग 3 इन सबको लग रही, तो इसलिए इन सब पे आउटपुट आई है। क्या हुआ है, शेडो कलर कौन सा हो गया, रेड। मतलब यहाँ पे जो मैंने रेड दिया शेडो कलर है, ओके। मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैक, ये मेरा शेडो कलर है। बाकी ग्रीन कौन सा है, ग्रीन मैंने लगाया हुआ कलर के थ्रू, फॉन्ट कलर ग्रीन है, शेडो कलर की है ब्लैक। अच्छा, अब ये 2px और 4px की है, इसमें देख लेते हैं। मैं इस वाले को 0 कर देता हूँ जिसमें मैंने 2px लगाया। 2px से क्या हुआ, अच्छा 2px पे कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं इसको कर देता हूँ 2px की जगह 10। इधर चेक करो कहाँ पे शेडो मूव हो रहा है, कहाँ पे मूव हुआ है, राइट, ठीक है। आपका शेडो निकलेगा कहाँ से, उसकी बैक पे होगा। आप वैल्यू बढ़ाते रहोगे उसके राइट पे जाता रहेगा, ठीक है। मैं मजीद वैल्यू बढ़ाता रहूंगा, मजीद राइट पे जाता जाएगा। ये देखें, क्लियर बात यहाँ तक, ये राइट पे जा रहा है। अगर इसको मैं माइनस में कर दूंगा फिर कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट पे, क्लियर, ओके। दूसरी वैल्यू किसकी होगी, ये वर्टिकली होगा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10, तो ये कहाँ पे निकलेगा, डाउन, वर्टिकली, ओके। और अगर इसको मैं माइनस में दे दूंगा तो कहाँ चले जाएगा ये, क्लियर बात यहाँ तक। तो इसका शेडो हमने निकालना, तो सारी वैल्यूज नहीं देते हम। इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 5, इसको भी मैं दे देता हूँ यहाँ पे 5, ताकि थोड़ा सा लाइट निकले, ज्यादा बाहर शेडो नहीं होता। ये भी कुछ ज्यादा ही हो गया, 3 3, थोड़ा सा बाहर निकले बस, लाइक दिस, क्लियर बात यहाँ तक, ओके। अच्छा, अब इसकी ये 3 वैल्यूज देना हमारे लिए जरूरी होती है, ये 3 हमने लाजमी रही है स्पेस दे देके, ओके। अब एक और एक प्रॉपर्टी होती है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक 0.6। ये 0.6 क्या करेगा, 1 सॉरी px में बोल रहा हूँ, क्या किया इसने, ब्लर कर दिया, बोल्ड नहीं ब्लर किया। 2px करता हूँ, ब्लर कर रहा है, ठीक है। ये देना आपके पास ऑप्शनल होता है, वरना आपने ये देना होता है लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम और कलर। अगर ब्लर करना है तो कलर, ब्लर कहाँ पे दोगे, कलर से पहले, कलर के बाद नहीं, कलर से पहले दोगे। ये ऑप्शनल होता है हमारे पास, अगर आपने ब्लर भी करना है। जितना ज्यादा कर दोगे उतना ब्लर होना शुरू हो जाएगा, और शेडो आपका ब्लर ही होता है। यहां तक किसी कोई मसला, ओके। आगे देख लेते हैं, आगे है फॉन्ट वेरिएंट। ये फॉन्ट वेरिएंट की प्रॉपर्टी क्या करती है, इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स क्या करता है, मैं इसको चला के दिखाता हूँ। स्मॉल कैप्स ने क्या किया, आपको शेडो की वजह से आपको थोड़ा आइज इश्यू हो रहा होगा, मैं शेडो खत्म कर देता हूँ। क्या किया इसने, स्मॉल कैप्स, किस तरह किया इसने, बड़ा अच्छा। स्मॉल कैप्स और अपर केस में मैं आपको एक फर्क बता देता हूँ। स्मॉल कैप्स क्या करेगा, स्मॉल कैप्स और अपर केस में, अपर केस आपका हर कैरेक्टर को बड़ा कर देता है, कैपिटल कर देता है। स्मॉल कैप्स भी आपके हर कैरेक्टर को बड़ा कर देता है। अपर केस में हर कैरेक्टर की जो आपकी हाइट होती है वो इक्वल होती है, हाइट, ठीक है, टेक्स्ट साइज। लेकिन स्मॉल कैप्स में वो उसका हाइट थोड़ी ज्यादा कर देता है, जो पहले से आपने टाइप जो किया होता है उसमें बड़ा रखा होगा। अब देखो, जो मैंने वेब लेक्चर में यहाँ पे जो मैंने टाइप किया हुआ था, इसमें W बड़ा किया हुआ था और L बड़ा था, तो वहां पे भी आपको ये बड़ा नजर आ रहा है। ये स्मॉल कैप्स में, अगर अपर केस किया हो तो सबकी लेंथ इक्वल होती है, हाइट, ठीक है। अगर लेट्स सपोज इसमें मैं T बड़ा कर देता हूँ, टाइपिंग में मैंने इसको बड़ा कर दिया, T भी बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे देखें T की हाइट अभी इक्वल है, और अब देखें T
ये स्मॉल कैप्स है। स्मॉल कैप्स और अपर केस में फर्क होता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? जो आपने टाइपिंग में खुद से बड़ा दिया होगा उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी। कोई मसला? ओके, इसके अंदर बस एक ही वैल्यू है आपके पास फॉन्ट वेरिएंट के अंदर, स्मॉल कैप्स, और कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब ये लाइन हाइट क्या है? ये लाइन हाइट मैं बता देता हूँ। ये लाइन हाइट हम लगाते हैं पैराग्राफ में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे एक आईडी देता हूँ XYZ, इसको मैंने लगाना है #XYZ। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी में कराने लग रहा हूँ लाइन हाइट। ये लाइन हाइट क्या है? 20 पिक्सल। अभी देखो ये हमारे पास आउटपुट है। क्लियर? पेज को रिफ्रेश किया, कोई फर्क नहीं आया। 100 क्या हुआ? इसने बेसिकली लाइन हाइट का मतलब होता है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, कुछ ज्यादा हो गया है, 50 करता हूँ। अगर आपने लाइन के दरमियान स्पेसिंग देनी है तो हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं? लाइन हाइट। इसको मैंने प्लस में दिया, अगर इसको मैं माइनस में दूंगा, सबसे कम जितनी वो कर सकता है उसने उतनी कम कर दी। क्लियर बात यहां तक? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग समझ आ रही होगी आपको। वर्ड स्पेसिंग हम यूज करते हैं वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग। वर्ड के दरमियान स्पेसिंग दे रहा हूँ 30 पिक्सल। हर वर्ड के एंड पे क्या आ गई? स्पेस आ गई है। हर वर्ड के एंड पे क्या आ रही है? स्पेस। ये होगी वर्ड स्पेसिंग। और अगर इसको मैं माइनस में कर दूंगा, हर वर्ड एक दूसरे के ऊपर आ गया। क्लियर बात यहां तक? ओके, अच्छा नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है लेटर स्पेसिंग। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये किस लिए होगा? हर लेटर के दरमियान अगर आपने स्पेसिंग देनी है, लेटर स्पेसिंग 30 पिक्सल। हर लेटर के दरमियान क्या आ गई? सॉरी, नहीं, 1 पिक्सल का 1 स्पेस का मतलब नहीं होता, कुछ और चीज है। यहां तो कोई मसला? ओके, अच्छा ये एंड हो गया। अब एक चीज आपको मैंने समझानी है। मैं यहाँ पे वो जो मैंने अभी CSS लगाई हुई, जिसका मैं दोबारा लिंक देता हूँ यहाँ पे। ये किस तरह लगाई थी? लिंक लिखा था आगे, टाइप टेक्स्ट CSS, आगे रिलेशन स्टाइल शीट, मेरी स्टाइल शीट है, और इस फाइल का लिंक हाइपरलिंक रेफरेंस इंडेक्स डॉट, ये मेरी फाइल है। ठीक है, इसको मैं अब चलाता हूँ, वो वहां से इसकी पिक कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इसको स्टाइल देता हूँ, सिर्फ XYZ को मैंने देना है #XYZ। इस XYZ को मैंने कलर देना है, यहाँ से कलर रेड। ये XYZ कौन है? ये XYZ आपका बेसिकली ये पैराग्राफ है। इसको मैं कलर दे रहा हूँ एक्सटर्नल से। कौन सा कलर दे रहा हूँ? रेड। ओके, इसी XYZ को मैं इंटरनल से, मैं बाकी प्रॉपर्टी खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए? इंटरनल से भी कलर दे रहा हूँ, यहां से कलर दे रहा हूँ ग्रीन। ओके, इसी XYZ को मैं एक इनलाइन से भी कलर दे रहा हूँ, कलर ब्लू। ओके, अब यहाँ पे आप चेक करो, इसको 3 कलर एक जगह से मिल रहे हैं। इसी P को यहां से मिल रहा है ब्लू, इंटरनल से मिल रहा है ग्रीन, उसी को मिल रहा है, और ये एक्सटर्नल से क्या मिल रहा है? रेड। अब ये होगा मसला, अब तीनों को 3 कलर जा रहे हैं उसको, लेकिन वो लगाएगा एक कलर, तो वो किसका लगाएगा? जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। वो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी? इनलाइन की, जो उसके सबसे क्लोज है, वो इनलाइन क्लोज है। अब यहाँ पे देखें कौन सा कलर चला है? ओके, अगर मैं यहाँ से ब्लू हटा देता, मतलब इनलाइन कोड ना करता, अगर मैं लेट्स सपोज जो मैंने इनलाइन कोड यहाँ पे किया, अगर मैं इनलाइन कोड यहाँ पे ना करता, फिर किसका चलता? फिर इसने कौन सा कलर चलाया है? इसने चलाया है इंटरनल का, जो आपको मैं प्रायोरिटी पढ़ा रहा था। और अगर मैं ये भी खत्म कर दूंगा, फिर कौन सा चलाएगा? रेड चलाएगा, मतलब एक्सटर्नल का। क्लियर?
अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को एक और कंफ्यूजन होगी, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। इन लाइन से मैं दो पीरियड उसको दे रहा हूँ वैल्यूज, एक ये दे रहा हूँ और एक दे रहा हूँ फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ओके, ये दोनों कौन सी प्रॉपर्टी चला रहे हैं? इन लाइन की। ब्लू कलर किसमें मैंने आपको दिया हुआ था, और फॉन्ट साइज किसकी प्रॉपर्टी है? इन लाइन की। अच्छा, अगर ये फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे नहीं देता, मैं ये फॉन्ट साइज दे देता हूँ, यहाँ बस मैंने कलर दिया है, इन लाइन में मैंने कलर दिया ब्लू, और फॉन्ट साइज में देता हूँ बस इंटरनल में जाके, अब क्या होगा? फॉन्ट साइज पिक करेगा? करेगा। कलर उसका, बाकी उसको तीनों तरफ से वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, लेकिन फॉन्ट साइज तो तीनों जगह से नहीं आ रहा ना, तो फॉन्ट साइज पिक कर रहा। जब भी आपको मैंने ऊपर पहले एग्जांपल दी थी कि लाइक अगर मैं इस तरह करके काम कर देता हूँ, हेडिंग 3 लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज बताई दो इसमें, हेडिंग 3 लिख देता हूँ, इसमें उसी में एक प्रॉपर्टी बताई, तो क्या करता था वो, मैंने समझाया था आपको, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर देगा, कंबाइन कर देगा। आपने बताया अलग अलग है, लेकिन दोनों को कंबाइन करेगा। इसी तरह करके एक में इनलाइन से बता रहा हूँ उसको वैल्यू, एक इंटरनल से बता रहा हूँ और एक एक्सटर्नल से बता रहा हूँ, सेम को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन बस कलर आया इन तीनों में से, वो वैल्यू तीनों से ले रहा है, लेकिन प्रायोरिटी किसको दे देता है? इन लाइन को। लेकिन फॉन्ट साइज तीनों जगह से तो नहीं आ रहा, फॉन्ट साइज कहाँ से आ रहा है? उसने फोन चलाना है। हाँ, अगर फॉन्ट साइज इन लाइन से आ रहा होगा फिर वो कौन सा चलाएगा, और अगर वो इंटरनल के साथ एक्सटर्नल से भी आ रहा होगा लेकिन इन लाइन से नहीं आ रहा फिर किसको चलाएगा? आई बात समझ? ये ना सोचना कि वो सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इनलाइन की लाएगा, वो पिक सब हर जगह की कर रहा है, लेकिन अगर 3 जगह से आ रही, 2 जगह से आ रही, तो वो प्रायोरिटी बेस में चला जाता है, तो जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी वो चलाएगा। आई बात समझ यहाँ तक? ओके, चलिए ठीक है, बस आज के लेक्चर यहीं तक।